हम आगे बढ़े इकोनॉमी में उससे पहले हम एक टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर काउंटरफेट करेंसीज कैसे इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमी को। हम उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन उसी की चर्चा के दौरान एक टॉपिक उभर करके आएगा कि काउंटरफेट करेंसीज के कारण ही मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी जन्म होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी कैसे हमें प्रभावित करती है, हम इस चीज़ को भी सीखेंगे। हवाला सिस्टम क्या है, हम इसे भी सीखेंगे। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं काउंटरफीट करेंसी। जब मैं काउंटरफीट करेंसी वर्ड यूज़ करता हूँ तो सिंपल कहानी ये है कि मैं जाली पैसे की बात कर रहा हूँ, जाली करेंसी, नकली नोट की बात कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई? नकली नोट ये बहुत बड़ा मिनेज था। 2016 8 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने रात को एक अनाउंसमेंट की कि 500 और 1000 रुपये के जो नोट उस समय में एग्जिस्ट कर रहे थे वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आप उन्हें बैंक्स जा कर के एक्सचेंज करा लीजिए। और उसके बाद देश के अंदर 500 का नया नोट और एक 2000 का नया नोट आ गया। 1000 रुपये का नोट तब से डिसकंटिन्यू किया है और वो नहीं चल रहा। उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी था कि ऐसा माना जाता था कि काला धन बहुत है लोगों के पास, कैश के रूप में वो पकड़ा जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी को समर्थन मिलेगा और जो टेररिज्म के लिए फंडिंग होती है वो रुकेगी, जाली करेंसी सर्कुलेशन से बाहर होगी। क्योंकि उस समय तक वो जो 500 रुपये के नोट थे उनमें नकली नोट बहुत थे। आप एटीएम से भी पैसा निकलवाते थे या कभी भी एक 10,000 रुपये की गड्डी गिना करते थे, एक आधा नकली नोट निकल आया करता था। अक्सर दुकानदार के पास जाने पर ये होता था कि वो थोड़े से नोट गिन रहा है आपके, एक वो साइड में निकाल देता था कि ये जाली है, ये नकली है, ये ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि जाली करेंसियों ने दुनिया भर को तब से तंग किया है जब से करेंसी या मनी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया है। जब से ये मनी एग्जिस्टेंस में आई है तब से जाली करेंसी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया है। पहले क्या हुआ करता था, आप मेटल का इस्तेमाल किया करते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ द करेंसी। आप सिक्के बनाया करते थे मेटल के, ज़्यादातर सिल्वर के यानी कि चांदी के और सोने के, गोल्ड के सिक्के हुआ करते थे। तो उनको कैसे हम काउंटरफीट करते थे कि जो भी कोई बेस मेटल है वो ज़्यादा मिक्स कर दिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कॉपर को ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और उस पर पतरा चढ़ा दें या परत चढ़ा दें गोल्ड की, तो ऐसे में जो गोल्ड का कंटेंट है वो कम हो गया, डी बेस हो गया, और जो बेस मेटल है जो कॉपर वगैरह है वो ज़्यादा उसमें मिक्स कर दिया। तो इस तरह से पहले काउंटरफीट ऐसे किया जाता था कि जो मूल्यवान धातु है, मेटल है, उसे कम डालना और जो सस्ती धातु है, ईजिली एक्सेसिबल है, वो ज़्यादा मिक्स कर देना। हमेशा से ये चीज़ें चलती आई हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तो ये हुआ कि लोगों ने घर घर में ही कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे, माने कि काउंटरफीट करेंसी का सर्कुलेशन बहुत हो चुका था। इसलिए उन्होंने वो नकली करेंसी वापस बुलाई गई सर्कुलेशन से, और वो तब लोगों ने वापस दी जब उन्होंने प्रीशियस मेटल के कॉइन्स लोगों को ऑफ़र किए। तो ये भी एक गलत फैसला माना जाता है कि नकली करेंसी, कमज़ोर करेंसी लोगों से ली, उन्हें प्रीशियस मेटल के कॉइन्स ऑफ़र करके। तो काउंटरफीट का मुद्दा भारत को, विश्व भर को बहुत लंबे समय से तंग करता रहा है। अमेरिका में ये बड़ा डोमिनेंट है, अमेरिका में ये बड़ा डोमिनेंट है। सवाल ये है कि काउंटरफीट करेंसी क्यों लाई जाती है, ये किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है उनको जो ये लेकर के आते हैं, और ये कैसे नुकसान पहुंचाती है उन मुल्कों को जिन मुल्कों में लाई जाती है। भारत के केस में काउंटरफीट करेंसी में अक्सर नाम पाकिस्तान का आता रहा है कि पाकिस्तान इवन समझौता एक्सप्रेस से एक ट्रेन चला करती थी और भारत पाकिस्तान से उसका संबंध था, इन्हीं के बीच चलती थी। तो ये कहा जाता था वो ट्रेन तो मेन कैरियर बन चुकी है जाली करेंसी भारत में लाने का, तो ऐसा माना जाता था। तो पाकिस्तान का एक मेन रोल रहा है जाली करेंसी भारत में सर्कुलेट करने का। ऐसा माना जाता था कि वो करेंसी वॉर कर रहा है। अब उसने जो सीधे सीधे तौर पर युद्ध लड़ना है उसे बंद करके एक प्रॉक्सी वॉर सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत इन्फिल्ट्रेशंस को जन्म देना भारत में, यहाँ पर कई तरह के दंगे, राइट्स, ऐसी चीज़ें कराना, मिलिटेंसी को प्रमोट करना, और सबसे बड़ी बात जाली करेंसी को सर्कुलेट करना भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए। तो मतलब जाली करेंसी से इकॉनमी कमज़ोर होती है, ऐसा माना जाता है। ये कैसे होता है, एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेनली प्रभावित होती है इससे, जिसके आगे ही सारा सर्कल इससे जुड़ जाएगा, वो कौन सी है? दैट इज़ इन्फ्लेशन। जाली करेंसी से, काउंटरफीट करेंसी से इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है। इससे आपकी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ती है, डिस्टेबलाइज होती है। कैसे? देखिए, एक देश के अंदर
सरकार जानती है, आरबीआई जानता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, कि कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है। जितनी करेंसी वो सर्कुलेशन में रख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख के रख रहे हैं कि उसी करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी है। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि सरकार की जानकारी के बाहर, आरबीआई की जानकारी के बाहर किसी और सोर्स से करेंसी एंटर हो रही है इंडिया में, तो वो सर्कुलेशन में आनी शुरू हो गई धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि वो कैलकुलेशंस में नहीं है, क्योंकि वो निगाह में नहीं है सरकार की या आरबीआई के, तो इसीलिए वो उस करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड और लेवल मेंटेन नहीं रख पा रहे। ऐसे में मार्केट में ज़्यादा करेंसी का फ्लो आ जाने से, आप सब जानते हैं, लिक्विडिटी बढ़ गई। तो मार्केट में ज़्यादा करेंसी का फ्लो आ जाने से लोगों के हाथों में ज़्यादा परचेजिंग पावर यहाँ पर आ गई। तो मतलब लोग ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और ऐसे में जब उसके मुकाबले उतनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सप्लाई साइड पे क्रंच है, डिमांड बूस्ट कर गया है, तो फिर नेचुरली चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके हाथ में करेंसी है उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी। तो एक तरह से जो भी कोई मौजूदा करेंसी होती है, जाली करेंसी की एंट्री से उस मौजूदा करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। ओके, डेप्रिसिएशन हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में जो 100 रुपया है, पहले उसी 100 रुपये से मान लीजिए आप 1 लीटर दूध ले पा रहे हैं, 2 पैकेट आधा आधा किलो के, लेकिन अब आप उसी 100 रुपये से सिर्फ 1 लीटर दूध ले पा रहे हैं। सॉरी, पहले 1 लीटर दूध ले पा रहे थे, अब सिर्फ आधा लीटर। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो 100 रुपया है उसकी खरीदने की ताकत कमज़ोर हो गई है। क्यों कमज़ोर हो गई है? क्योंकि वो डेप्रिशिएट कर गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि महंगाई हो चुकी है बाज़ार में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आया, लोगों ने ज़्यादा मांग पैदा की, डिमांड। लेकिन उसी के कॉन्टेक्स्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था, तो सप्लाई शॉर्ट थी, डिमांड ज़्यादा हुई। और ये नॉर्मल सिद्धांत है इकोनॉमी का, जब भी ऐसा होता है महंगाई होती है, और जब महंगाई होती है तो आपके हाथ में जो मुद्रा है वो कमज़ोर मानी जाती है, वो कमज़ोर मानी जाती है। तो इस तरह से एक सबसे पहली चीज़ ये हुई। अब इसी को देखते हुए साइमल्टेनियसली जो वेंडर्स हैं वो सप्लाई बढ़ाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, ऐसा मान करके कि मार्केट में सही मायने में एक जेन्युइन करेंसी सर्कुलेट हो रही है, मतलब लोगों के पास सही मायने में खरीदने की क्षमता है। लेकिन साइमल्टेनियसली ही जब आप वो पैसा बैंकों में जमा कराने जाते हैं, या किन्हीं भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के हाथों में वो पहुंचता है, या लगातार गाइडलाइंस की वजह से दुकानदार और बाकी लोग भी जागरूक होते हैं, तो अब आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और उस पैसे को लेने के बाद, मतलब जिस भी किसी अथॉरिटी ने वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया कि ये 500 का नोट जाली है, वो आपको रीइम्बर्स भी नहीं कर रहा है कि इसकी जगह दूसरा 500 का नोट दे दे। तो इसका मतलब आपके हाथ में 2 नोट थे 500 के, आपके मुताबिक आपके हाथ में 1000 रुपये की वैल्यू है, पर टेक्निकली देखा जाए तो आपके हाथ में तो 500 रुपये की ही वैल्यू है। जो दूसरा 500 रुपया तो वो तो कागज़ का टुकड़ा है, वो तो इलीगल है, वो तो नकली है। और ऐसे में उधर से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाया हुआ है, पर सही मायने में ये जो परचेजिंग पावर बढ़ी है तो बहुत टेम्परेरी फेज़ रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे तो ये करेंसियाँ पहचानी जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। और एक दिहाड़ी वाले आदमी ने बहुत मेहनत से दिहाड़ी लगा करके 600 रुपया कमाया, और शाम को उसे पता लग रहा है कि उस 600 रुपये में एक नोट 500 का मिला था, एक 100 का मिला था। 100 ही रुपया जेन्युइन है, 500 रुपये तो नकली है। तो अल्टीमेटली रात को बहुत मुश्किल से 60-70 रुपये की चीज़ खरीद पाएगा, 30-40 जेब में रखेगा, 500 रुपये की उसकी मेहनत वहाँ पे लॉस हो गई। तो इस तरह से फिर एकदम से डिमांड गिरती भी है, डिमांड गिरती भी है, लेकिन उधर से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। तो फिर ये साइकिल जब ऐसे वर्क करते हैं, ऐसा लगता है अथॉरिटीज़ को कि उनके कंट्रोल में नहीं है। इससे इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच का संतुलन बनाने में कठिनाइयाँ आती हैं, उद्योगों को नुकसान पहुंचता है, एंटरप्राइजेज़, इंडस्ट्रीज़, बिजनेसेस के प्रेडिक्शंस जो हैं वो अनसर्टेन हो जाती हैं। एक अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, और ये अनप्रिडिक्टेबल स्टेट अच्छा नहीं होता उस अर्थव्यवस्था के लिए जो इकोनॉमी निवेश से चलती है, इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पर हिल जाता है। क्यों? डीरेल हो जाता है। क्यों? वो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में जाली करेंसी बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है यहाँ के सर्कुलेशन के
इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ऐसे में कब क्या पता कि कौन सी कंपनी को या किस पर्सन को उस जाली करेंसी को एक्सपोज होना पड़ जाए, और कब क्या पता कि हमने जिनके यहाँ पर पैसा लगाया है उनकी जो इस समय की वैल्यू बनी हुई है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, पता लगे कल को कि 50,000 उसमें से जाली है, तो कंपनी के पास जो वैल्यू है वो तो मुश्किल से 50,000 की है, और हमने 1 लाख को ध्यान में रख करके पैसा लगाया है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और कोई मैकेनिज़्म भी नहीं है यहाँ पे कि उसको जो 50,000 का वो नुकसान हुआ है उसे कहीं से रीइम्बर्स किया जाए। तो ये सारे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाना, ये सारे फिनोमेनाज एक्टिवेट होते हैं जो मैंने समझाया। तो फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में भारी गिरावट आती है। जो भी धारक हैं जिनके हाथ में वो पैसा है, जिन्होंने वो मनी पकड़ी हुई है, जो पोजेस कर रहे हैं, तो जो पोजेसर ऑफ दैट मनी उनका कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि हमारे हाथ में जो पैसा है वो सही है कि नहीं। इससे धीरे 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 उनका इस फिज़िकल मनी से विश्वास उठने लग जाता है और वह डिजिटल मनी की तरफ आते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, भारत जैसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर 92% इकोनॉमी का सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, और ऐसे सेक्टर में एक्सपोर्ट्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें, 40 to 45% शेयर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के पास है। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर इकॉनमी वाइज देखें तो सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। उस सर्विस सेक्टर में एक्चुअली में डोमिनेट कौन कर रहा है? द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो उस इकॉनमी में क्या एवरीवन इज़ रेडी फॉर द डिजिटल इकॉनमी? क्या सारे रेडी हैं डिजिटल इकॉनमी के लिए? क्या सारे इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है? क्या सारे जगह पर टेलीफोनी सिस्टम जा चुका है? क्या लोगों के पास अकाउंट खुल चुके थे? क्या लोग कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों के साथ? नहीं थे। तो ऐसे में जब लोगों का विश्वास उठता है, लोग डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाना चाहते हैं, इसकी वजह से देश तैयार नहीं है अभी शिफ्ट होने के लिए डिजिटल इकॉनमी की तरफ। छोटे छोटे उद्योग धंधे, दुकान वाले, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, हॉकर्स, जो कि बहुत अहम हिस्सा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो भी तैयार नहीं है सिस्टम के लिए। तो या तो वो लोगों की डिमांड को सर्व नहीं कर पाएंगे कि लोग उनसे चीज़ खरीदें, कहेंगे कि भाई स्कैनर है या तुम्हारे पास कोई POS है, पॉइंट ऑफ सेल है, हम पे करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, तो कहेंगे ठीक है फिर हम ये सामान तुमसे नहीं लेंगे, हम कहीं और से ले लेते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। और ये मैं आपको बता दूं, 2016 के 8 नवंबर के नोटबंदी के बाद 2-3 साल का समय लगा बहुत तेज़ी से लोगों ने पेटीएम की मदद से, और उसके बाद फिर जी पे आया, गूगल पे आया, फ़ोन पे आया, तमाम ऐसी चीज़ें आई। फिर UPI भारत पे सिस्टम आया, QR कोड डेवलप किए गए, NPCI ने बहुत मेहनत से काम की इसके ऊपर। ये सारी चीज़ों ने एक माहौल बना दिया कि हर दुकानदार के पास एक स्कैनर है, चाहे वो सब्ज़ी वाला है, चाहे वो कोई भी है। और बड़ी भूमिका निभाई 2014 में आए जन धन प्रोग्राम ने, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों के बैंक खाते खोले गए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 2016 8 नवंबर से थोड़ी पहले या इसके कुछ 1-2 साल बाद तक भी आप बाज़ार में दुकानों पे जाते थे, कितने के लोग आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करने के लिए तैयार होते थे अपनी मशीनों पे? इवन अच्छी अच्छी कपड़े की दुकान वाले, वो रिलक्टेंट रहते थे, वो कहते थे मशीन नहीं चल रही, मशीन ख़राब है, कुछ भी करके नहीं। और दूसरा वो कहते थे 0.25% एक्स्ट्रा लगेगा, 2% एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि उनको मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट MDR भरना पड़ता था, जो कि उन्हीं का बनता है, पर वो ग्राहक से लेते थे कि आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला करके ये सारी अड़चनें थी। अल्टीमेटली वो आपको क्या सलाह देते थे? ये हमारा बंदा ले जाओ स्कूटी पे, यही बगल में ATM है, कैश निकलवा कर दे दो। कहानी तो फिर कैश पे आ जाती थी। तो वो तो एक माहौल बना डिजिटल इकोनॉमी वाला, बाद में जा कर के लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन किए, घर घर पर स्कैनर पहुंचाया, तो जा कर के ये थोड़ा सा स्मूथ लगता है। पर आज भी भारत के कितने इलाकों में ये संभव है? पूरे भारत, आप पंजाब में हैं, आप एक प्रोग्रेसिव स्टेट में हैं और आप उसके शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह की तो ये बात नहीं है, पूरे भारत भर की तो ये बात नहीं है। तो इस तरह से जब लोगों का फिज़िकल करेंसी से विश्वास उठता है, वो डिजिटल करेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन की तरफ। ये शुरुआती तौर पर एक अच्छा खासा जॉल्ट क्रिएट करता है इकॉनमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रोडक्शन साइकिल से एसोसिएटेड हैं वो डिजिटल इकॉनमी के साथ जुड़े नहीं होते हैं।
तो सही मायने में वो पिछड़ते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये भी एक नुकसान होता है जाली करेंसी का। ओके, तो वो इसी से सारा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से ही जोड़ करके यह सारा आप देखेंगे। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ उसका नहीं है जो धारक है, जिसके पास पैसा है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस उसका भी है जो इन्वेस्टर है, चाहे वो भारतीय है चाहे वो विदेशी है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट्स के फ्रंट पे भी आपको नुकसान झेलना पड़ता है, ये भी एक नुकसान का कारण है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लॉस ऑफ वैल्यू। लॉस ऑफ वैल्यू इन द सेंस, मैंने आपको क्या बताया, एक दिहाड़ीदार महीने भर में 24 दिहाड़ियाँ या 25 दिहाड़ियाँ लगाता है, हम 4 संडे निकाल के 26 दिहाड़ी लगा देते हैं, और मान लीजिए कि हर दिहाड़ी का वो 500 रुपया पाता है। तो अगर आसान करने के लिए कहते थे 300 दिन दिहाड़ी लगाता है तो 500 रुपया पाता है, तो 1500 रुपया, 15,000 रुपया हो गया उसका, 15,000 रुपया महीना कमाता है। अगर गलती से भी ऐसा हो जाए कि उसका 3,000 रुपया भी महीने भर में जाली निकल आया, 500-500 रुपये करके, एक समय में ऐसी चीज़ें बहुत होने लगी थी कि हर एक गड्डी में 2-2 3-3 नोट 500 के नकली निकल रहे थे। तो मान लीजिए अगर उसका 3,000 का भी ऐसा नुकसान हो रहा है तो उसकी आमदनी तो 15,000 से घट करके 12,000 पे आ गई। ऑलरेडी वो अंडरपेड है, ऑलरेडी वो कमज़ोर है अर्थव्यवस्था के रूप में। ऐसे में जाली करेंसी का मेनेस उसको और ज़्यादा कमज़ोर करता है। तो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ क्रिएट की जाती हैं ऐसे मैकेनिज़म्स के द्वारा। ओके, कमज़ोर और अधिक कमज़ोर होते चला जाता है, वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस जाली करेंसी के बदले में उसे कहीं से भी सही करेंसी के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, इसको कहते हैं वेस्टेज ऑफ वर्क। उसका वर्क वेस्ट हो जाता है और उसके हाथ में जो वैल्यू थी 15,000 की, वो लॉस होकर के रह गई 12,000 की। इसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनका सेहत पर खर्चा, इलाज पर, न्यूट्रिशन पर, बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा, ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ओवरऑल एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचता है। ओके, और ज़्यादातर परेशान होते हैं इससे गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग, उनको ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ कि जाली करेंसी का बड़ा नुकसान किसी भी देश को क्या होता है। देखिए, इससे इंक्रीज़ होते हैं इंसिडेंस ऑफ, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख लेना आप इंक्रीज़ की जगह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ जाते हैं, टेररिज्म जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग के मसले बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जाली करेंसी की मदद से आप ये कर पाएंगे। देखिए, सोचने वाली बात है कि आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं बॉम्ब बनाने की, यू वांट टू डू अ पेमेंट बॉम्ब बनाने की, बहुत अच्छी खासी भारी भरकम पेमेंट है, तो आपको उसे वो पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है पैसों के वाया। आप अच्छे खासे जाली करेंसी तैयार करें, 5 करोड़ की जाली करेंसी तैयार करें आप, ठीक है ईशा, करते हैं, चलो मिलके करते हैं। 5 करोड़ की जाली करेंसी बना ली, 50 लाख में दे दी किसी वेंडर को। 5 करोड़ की जाली करेंसी कितने में दे दी? 50 लाख में। उसके पास बचेंगे 4.5 करोड़, क्योंकि उसका नेटवर्क है कॉम्प्रिहेंसिव। वो हज़ार के बंडल 2-2 हज़ार करके इसे इकॉनमी में डाल देगा, किसी तरह से इसे इकॉनमी में डलवा देगा। उसे 2 महीने का टाइम लगेगा, पर ये सारा पैसा सर्कुलेट हो जाएगा इकॉनमी के अंदर। ओके, आप पूछेंगे सर इकॉनमी में वो डलवा देगा, कैसे डलवा देगा, मतलब ये कैसा सिस्टम होता है? धीरे धीरे करके वो अपने लोगों के बीच में ये पैसा डालेगा, धीरे धीरे इसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा कराया जाएगा। दुकानों से सामान लेना है तो इसके वाया पे करके सामान लिया जाएगा, धीरे धीरे करके इनको इकॉनमी में एम्बेड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जिसके पास 5 करोड़ की जाली करेंसी देकर के 50 लाख आ गया, ये 50 लाख से ईज़िली बम बनाने वाले को हायर कर लेगा, बम बनवा लेगा, बम प्लांट करने की पेमेंट भी कर देगा। तो सोचा जाए तो जेब से इसकी चवन्नी नहीं लगी। अगर सोचा जाए तो इसका लगा क्या? एक तो ये तो इसके तो 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि एक तरफ ये बम बनवा गया, बम बनाने वाले को हायर कर गया, और पूरे 5 करोड़ की जाली करेंसी भी इकॉनमी में डलवा गया, क्योंकि इसका उद्देश्य तो आपको नुकसान पहुंचाना ही है। वो चाहे अर्थव्यवस्था के वाया पहुंचाए या राजनीति के वाया या जान माल का नुकसान पहुंचाए लोगों को। तो कुल मिलाकर के
ड्रग्स खरीदना है और उसके लिए जाली करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कोई नुकसान की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और जाली करेंसी दे करके क्यों ड्रग्स खरीदना है? जाली करेंसी बाज़ार में पहुंचवाइए 10 करोड़ रुपए की, और उसके बदले में 1 करोड़ रुपया लीजिए और 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स खरीदिए, 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स खरीदिए और 3 करोड़ में बाज़ार में बेचिए। मतलब घर से निकल के लेके निकले चवन्नी, घर से लेके निकले चवन्नी और छापे हैं 10 करोड़ के नोट, और 10 करोड़ के नोट छापे हैं तो मिला 1 करोड़। 1 करोड़ की खरीदी जो 2 नंबर में ड्रग्स, और वो ड्रग्स बेची बाजार में 3 करोड़ में, तो घर से लेके निकले चवन्नी, हो गया 3 करोड़। ये 3 करोड़ भी मेहनत की कमाई है देखा जाए तो। और अब इनको इस 3 करोड़ में क्या कहा जा रहा है? 3 करोड़ से करो भ्रष्टाचार, चाहे कस्टम ऑफिसर को खरीदो, चाहे शिप के कैप्टन को खरीदो, चाहे रेलवे स्टेशन पे किसी को खरीदो या एयरपोर्ट पे, इससे प्रमोट करो फ्लाइट हाईजैकिंग, इससे प्रमोट करो रेलवे में बम फिट करना, इससे प्रमोट करो कि असले बारूद से भरे हुए शिप कस्टम से फ्री करवाना। मतलब अब ये फ्री फंड का 3 करोड़ है, अब इसको अंजाम तक पहुंचाओ, जो उद्देश्य है हमारा वो करो। देश में आगजनी करो, देश में दंगे भड़काओ, चुनाव में पैसा डालो, राजनीतिज्ञों को देना है तो उनको दो, तमाम चीज़ें। तो आप ज़रा देखिए क्या क्या हो रहा है इसके वाया। ट्रैफिकिंग की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, कम्युनल लड़ाइयाँ लड़वाई जा रही हैं, राजनीति से लेकर के अफसरशाही तक सबको भ्रष्टाचारी बनाया जा रहा है। इस तरह से जाली करेंसी काम करती है। तो ये कितना बड़ा मीनेस है आपके लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए। और ज़रा गौर से सोचा जाए तो ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, जब एक बार एक साइकिल चल गया इनका, तो ये अपने सस्टेनेंस के लिए आगे और जाली करेंसी की मांग करेंगे। तो एक तरह से जाली करेंसी इनको शुरुआत में ड्राइव करती है, इन कामों को चलाती है, और बाद में जाली करेंसी इनकी फ्यूल बन जाती है, इनकी नीड हो जाती है, और ये काम फिर आगे जाली करेंसी को फिर ये ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब वो आदमी की मांग भी बढ़ गई है कि मैं 10 करोड़ के बदले में लेता हूँ 1.5 करोड़, वो कहेंगे तेरे को 1.5 करोड़ भी देंगे। मुझे ध्यान नाम नहीं याद आ रहा, पीछे एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर की कोई, शायद फर्जी में, तो कैसे ऑर्डर प्लेस होते थे उसको, कैसे मांगे आती थी। के मेनन पहुंचा वहाँ पर उसको मांग दे करके, तो कुल मिलाकर के एक साइकिल चल पड़ा है। ये बहुत हाई डिमांड में, क्योंकि इसका नोट पकड़ना मुश्किल है। इसके कार्टेल बनते हैं ना, ऐसे दुबई कार्टेल हो गया, ये कार्टेल हो गया, नागपुर कार्टेल हो गया, तो इसके नोट नहीं पकड़े जाते। इसको ऑर्डर मिलेगा कि 10 का भाव बता कितना, तो बता रहा 10 का 1.5, 10 का 1.5 का भाव लूँगा इस बार। कहते 10 का 1.5 का भाव बहुत ज़्यादा, 10 का 1 मिलता था। कहता मैं तो 10 का 1.5 ही लेता हूँ, अगली बार 10 का 2 लूँगा। तो 10 का 1.5 दे रहे हैं, 1.5 करोड़ दे के 10 करोड़ ले रहे हैं। 20 दिन में कहते ऑर्डर हो जाना चाहिए, जैसे मर्जी कर। तो ये कहानी है, 1.5 करोड़ लेगा, 4-5 लाख का खर्चा नहीं आना, पेपर लेके प्रिंटिंग प्रेस में छापा खाने में काम करने का। 1 करोड़ 45 लाख अंदर बिजनेस है, और कहीं से आता है ये पैसा? रॉ मटेरियल, वर्कर, लेबर, पता नहीं क्या क्या लगाते ये तो चौका धंधा है, काम मस्त चल रहा है। लेकिन ध्यान से सोचो, जिन्होंने इसको 1.5 करोड़ लेकर के वो 10 करोड़ लिया है, वो 10 करोड़ वो जब भारत की इकोनॉमी में घुसेड़ेंगे, उसका असर क्या है? मुश्किल मेहनत करके आपके परिवार के सदस्य 30-30 हज़ार तनख्वाह लेके आए हैं, और पता लगा 2,000 जाली निकला, दोनों का 2-2, 4,000, वो 4,000 आप भरते हैं, वो उसका जो 10 करोड़ है वो आप भरेंगे, क्योंकि उसने 10 करोड़ मार्केट में ही ना भेजना है। उसकी तो कीमत तब निकलेगी ना, क्योंकि वो 10 करोड़ की चीज आपके बाजार से ले चुका है। ऐसे डाला ना उसने 10 करोड़, उसने 10 करोड़ प्लेस किया है ना, किस तरह से यहां से 10 करोड़ का लेके कुछ, समझ रहे हो ना मेरी बात? उसने प्लेस किया है यहां से कुछ ले करके। तो धीरे धीरे ऐसा कर करके, जैसे मान लीजिए उसके 10 करोड़ की प्लेसमेंट में, उसके 10 करोड़ की प्लेसमेंट में एक 500 रुपया आप में से किसी तक आया, आप उसी के नेटवर्क के बंदे हो, और आप लोगों ने 10 कॉर्नेटो खरीदी, कॉर्नेटो 50-50 वाली, 10 कॉर्नेटो हाथ में आई 500 के बदले। चीज हाथ में आ रही ना, वैल्यू हाथ में आ रही ना। ये 10 कॉर्नेटो आपने जाके आगे चौरस्ते पे बेची 55-55 की, क्योंकि आर्टिकल है ना आपके पास। तो जाली करेंसी से 500 की चीज खरीद ली, नुकसान किसका है? रेडी वाले का। वो उसी 500 को जब ले जा करके बैंक में जमा करा रहा है, या फैक्ट्री मालिक को दे रहा है कि गाड़ी भर दो दोबारा कॉर्नेटो, तो फैक्ट्री मालिक ने नोट गिनने वाली मशीन लगाई है,
उसने स्कैन कर लिया, कहते जाली 500 कहाँ से ले आया बे? कह रहे जाली 500 रुपया, तेरा भला हो जाए। अब कहते अब क्या 500 रुपया दे तो कॉर्नेटो मिली। कहता बाबूजी मैंने तो मेहनत से कमा के 500 की कॉर्नेटो खरीदी थी, लेकिन वो ले गया उड़ा के कॉर्नेटो। और अगर किसी ने मांगी उससे गाड़ी में बैठ के ही कॉर्नेटो खानी, उनसे लेगा वो असली 50-50 रुपये। तो 10 करोड़ रुपए का वो कुछ ले के 10 करोड़ मार्केट में डालते हैं ना। किसी को 500 देते हैं मार्केट में डालने के लिए, किसी को 1000, किसी को कहते हैं तू 2 लाख प्लेस करवा, किसी को कहते हैं 3 लाख 5 लाख। नेटवर्क होता है पूरा। ऐसा मजा, ऐसे आप नहीं कि आप 1 लाख लेके जाली करेंसी कैसे बाजार में चले गए। डील होती है, रियल एस्टेट की डील होती है बड़ी बड़ी हर तरह की, क्योंकि रियल एस्टेट में चलता है हवाले का पैसा, तो वहाँ पे होती है डील, वही नहीं पता लगता। आप कर गए डील, ले गए, मामला फिट, और अगले ही घंटे बेच दिया बायर को, दूसरे को माल उठा लिया, और चारों तरफ हाहाकार मची है। मतलब बायर साथ ही लेके गए हैं, अभी इससे लिया है 20 लाख रुपए का सौदा लिया है, एक रूम सेट इसको दिए, नाम करवाया इनसे लिए 22 लाख, सेटिंग डन। वो शाम को इनके पीछे दौड़ रहा है कि वो 20 लाख में बैंक ले गया था, नकली था वो, तुम्हारी ऐसी तैसी। पूरा सर्कल घुमा गए, अपना 20 लाख रुपए नकली डाल के 22 लाख कमा गए। तो इस तरह से प्लीज करते हैं वो लोग। नुकसान किसको हो रहा है? उस बिल्डर को। नुकसान किसको हुआ? उस आइसक्रीम वाले को। नुकसान किसको हुआ? आप जो सैलरी लेके आए थे 2000 नकली निकल गया। नुकसान किसको हो रहा है? वो दिहाड़ी वाला जो 600 रुपये ले गया था 500 नकली, आपकी जेब से जाएगा। तो कमज़ोर कौन हो रहे हैं? आप। तो जब आप कमज़ोर होने तो कौन कमज़ोर हो रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था। क्योंकि आपकी खर्चने की क्षमता, आपकी निर्माण की ताकत, आपकी निवेश की ताकत, आपकी सेविंग की ताकत क्या हो रही है? कमज़ोर। सेविंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, एक्सपेंडिचर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, कंजम्पशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में हाहाकार मच जाएगा। यही तो वो चाहते हैं कि आपको तोड़ा जाए, आपके मुल्क को ख़त्म किया जाए। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे ख़त्म होते। लेकिन जो पैसा उनके पास 10 करोड़ नकली देके असली 10 करोड़ आ रहा है, उसका कर क्या रहे हैं? बम, उग्रवाद, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किडनैपिंग, फिरौती की मांग करना। मतलब 10 करोड़ आया, उसमें से 50 लाख गैंग को दिया, गैंग ने उससे गाड़ी, घोड़ा, पिस्तौल, रहन सहन, गेस्ट हाउस, रेकी, मोबाइल सब अरेंज किया 50 लाख से, और एक व्यापारी उठाया और व्यापारी से मांगे 5 करोड़। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है देख लो भाई। पूरी एक इकोनॉमी हो जाती है पैरेलल। सिर्फ इनको इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है कि शुरुआती कैपिटल मिल जाए। स्किल बहुत है हमारे में, एक मेटाडोर मिल जाए, मारुति वैन मिल जाए, ओमनी मिल जाए, 2-3 अच्छे जर्मन माउजर मिल जाएं, 2-3 देसी फ़ोन मिल जाएं, 1-2 कट्टे मिल जाएं देसी। बाकी काम हम टीम, मुझे चाहिए 3-4 बंदे चाहिए अच्छे, एक उधर पड़ा है तिहाड़ में, एक उधर पड़ा है, इनकी थोड़ी सी जमानतें मिल जाएं, काम ओके, फिरौती हम ले लेंगे। अब इस बार ये हुआ है 5 करोड़ कमाया, मुंह को खून लग गया है, आगे है अगली टीम 10 करोड़ होनी चाहिए। तो अब और जाली करेंसी चलाओ और सिस्टम चलाओ, चलाते चले जाओ। इस तरह से एक तो इकॉनमी चल रही है जेन्युइन, और उसके साथ एक और इकॉनमी चल रही है, और ये बढ़ते चला जाता है। इसके वाया बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेन मैनेज होने लग जाते हैं। इसके वाया ये जाली करेंसी से दारू खरीद के लोगों को बांट रहे हैं। जाली करेंसी के सामने फिर खड़ी रहती है नकली दारू और तमाम चीज़ें। इससे मनुष्य का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, नागरिकों का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग जैसे इंसिडेंट्स को मजबूत करती है, तेज करती है, आगे बढ़ाती है। आई बात समझ में? तो ओवरऑल अगर हम काउंटरफीट करेंसी के वाया देखें, ये आपके देश में महंगाई बढ़ाती है, या आपके देश में निवेशक के लगाए हुए पैसों के रिटर्न्स को नुकसान पहुंचाती है, ये कंपनियों के डिस्टेबलाइज होने का कारण बन जाती है, ये लोगों के हाथ में जो वैल्यू है उसे लॉस करवाती है, क्योंकि उनके हाथ में कितनी जाली करेंसी उन्हें पता नहीं है। ये मनी की वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है। ये महंगाई बढ़ जाने के कारण लोगों की खरीदने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। डिमांड और सप्लाई के साइकिल के बीच का जो बैलेंस है, ये उसे कमज़ोर करने का काम करती है। सरकार के रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि काम धंधे तमाम चीज़ें नुकसान हो रहे हैं, और क्योंकि अब जाली करेंसी सर्कुलेशन का ही पार्ट है।
मेरी बात समझ रहे हो? जाली करेंसी सर्कुलेशन का ही पार्ट है। तो कितनी जाली करेंसी तो बैंक के पास भी है, तभी बैंक चोरी। बैंक देखो कितना चालाक। आप लोग जब एटीएम से पैसा निकालते थे उसमें से भी निकल आता था ना। अब वैसे तो सही अच्छी बात नहीं है ये, बैंक भी उसे आप ही में प्लेस कर रहा है। बैंक वाले देख रहे हैं कि बैंक के मैनेजर के सर पे फटेगा बिल, क्योंकि बैंक का पैसा तो किसका है? जनता का, देश का, सरकार का पैसा। तो बैंकों को तो आरबीआई को डिविडेंड देना है सरकार को। अब बैंक आरबीआई के पास वही जा रहा है जो बैंक काम धंधा कमा कमू करके पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर आरबीआई जो कमा रहा है। तो ले दे करके अब सरकार को क्या दे? जाली करेंसी। ये बड़ा सिस्टम है। तो कुल मिला के बाय एनी हाउ सर्कुलेशन जहाँ से चल रहे हैं वहाँ भी से भी तो होके गुजरेगी वो जाली करेंसी। तो सरकारों को भी नुकसान हो रहा है। सरकारी प्रोजेक्टों में सरकारी ठेकेदारों को कोई जाली करेंसी पकड़ा गया, कोई जाली करेंसी पकड़ा गया। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के एवरीवेयर इन एवरी सिनेरियो ये आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। एक नकली महंगाई का माहौल बनाती है, एक नकली लैक ऑफ सप्लाई का सिनेरियो क्रिएट करती है। सरकार नीतियों में कमज़ोर हो जाती है कि सही मायने में खोट कहाँ है, हमें किस चीज़ की पूर्ति करनी है, हमें काम कहाँ पर करना है, इसका असेसमेंट राइट नहीं हो पाता। आप इसका क्वांटम असेस करना मुश्किल हो जाता है कि जेन्युइन कितना सर्कुलेशन घूम रहा है और इनजेन्युइन कितना घूम रहा है जाली का। प्रॉब्लम की बात है, इसे टैप करना बहुत मुश्किल होता है। और तब तक वो सारे के सारे स्लीपर सेल, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, उनके ग्रुप्स, टेररिस्ट, मिलिटेंट्स, इंसर्जेंसीज, ये सारे चाक चौबंद खड़े रहते हैं। पैसा उन्हें पहुंच रहा है, आपकी अलग से खर्चा हो रहा है इन चीज़ों से लड़ने का। फिर जाली करेंसी से निपटने के लिए सख्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराएं, अपने मेंबरों की ट्रेनिंग करें। तो इस टेक्नोलॉजी में, इस ट्रेनिंग में, स्क्रूटनाइजेशन में कंपनियों का, बैंकों का, बिजनेसेस का पैसा भी तो खर्च होता है। और इस खर्चे के कारण, और डिले भी होता है, इस खर्चे और इस डिले के कारण उनकी कॉम्पिटिटिवनेस में असर पड़ता है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस में असर पड़ता है। और इस दौर में देखा जाए तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस मैटर करती है कि आप ग्लोबली कितना कॉम्पीट कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एवरी फ्रंट इससे इम्पैक्ट हो जाता है। ओके, सबसे एक बड़ी चीज़ जो ये है कि वो जब आप जाली करेंसी कॉन्सेप्ट के बारे जाते हैं तो सिर्फ ये चीज़ें जन्म नहीं लेती, मनी लॉन्ड्रिंग को भी समर्थन मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी जन्म लेती है। पहले मैंने जो अभी आपको पढ़ा दिया ऑर्गेनिक मैनर में, आपके सामने मैंने बात रख दी। एक बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप थोड़ा उसे इस वाया में भी, इस मैनर में भी देख लें कि अगर आपके सामने प्रॉपर पॉइंट बना करके रखे जाएं तो आप उसे कैसे देखेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। आपके सामने अलग अलग पॉइंट आएंगे। देखिए, कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपके सामने आएंगे। चले गए पॉइंट्स। काउंटरफीट मनी कैसे कैसे हार्म करती है इकोनॉमी को। पॉइंट नंबर 1 इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 2 लॉस टैक्स रेवेन्यू, एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कमज़ोर होना, वीकेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पॉइंट नंबर 4 इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। पॉइंट नंबर 5 फंडिंग फॉर द क्राइम। पॉइंट नंबर 6 थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये सारे पॉइंट्स आपके एड्रेस हो गए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब काउंटरफीट करेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, बस ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप इसे पढ़ लेना। हमने ऑर्गेनिक मैनर में उसे वैसे सारा सीख लिया है। एक और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक पेज है, वो यहाँ पर बताता है कि इंडिविजुअल लॉस एंड लीगल रेमिफिकेशंस होती हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, जो वैल्यू ऑफ द लेबर है वो लॉस हो जाती है। कुल मिला के घूम के सारे पॉइंट वही आएंगे, दैट्स ऑल। मनी लॉन्ड्रिंग ये क्यों ज़्यादा घातक है, जिसको इसी से बल मिलता है, काउंटरफीट करेंसी से बल मिलता है। और अगर काउंटरफीट करेंसी वाली सोसाइटी नहीं है तो क्या तब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती? मनी लॉन्ड्रिंग तब भी होती है, एक इंडिपेंडेंट मैटर है, ज़रूरी नहीं है कि काउंटरफीट पे ही खड़ा हो। काउंटरफीट करेंसी वाली इकॉनमी में चांसेस बढ़ते हैं क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं तो जाना है, तो उस मनी को लॉन्डर करना पड़ता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आइए समझते हैं।
लॉन्ड्रिंग वर्ड लॉन्ड्री से आता है। लॉन्ड्री, आप अपने कपड़े उपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री में देते हैं ना, तो वहीं से आता है ये वर्ड। ओके, क्लियर हो गई बात? क्यों आता है? आप अपने कपड़े धुलने के लिए देते हैं तो काला मैला कपड़ा कैसा हो जाता है? सफ़ेद, साफ। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मेनली क्या होता है? जो ब्लैक मनी है उसे वाइट में बदलना है, तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना है। ये काम लॉन्ड्रर करते हैं। जैसे आपके घर लॉन्ड्री वाले आते हैं, लॉन्ड्रर्स होते हैं ना वो, तो लॉन्ड्रर्स ये काम करते हैं जो आपके कपड़ों की लॉन्ड्री कर देते हैं। तो यही लॉन्ड्रिंग होगी यहाँ पर। दैट्स, अब यहाँ पर बात इतनी है कि क्लॉथ की बजाय मनी है, तो मनी लॉन्ड्रिंग। डन है कहानी? क्लियर? क्यों जरूरत पड़ती है मनी लॉन्ड्रिंग की? किसको जरूरत पड़ती है मनी लॉन्ड्रिंग की? देखिए, इलिसिट सोर्सेज से जुटाया गया पैसा, इलिसिट सोर्सेज से जुटाया गया पैसा लिसिट बनाना है। इलिसिट सोर्सेज से जुटाया गया पैसा लेजिटिमेट बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत पड़ेगी। इलिसिट सोर्सेज से जुटाया गया है पैसा, तो वो ब्लैक है, ब्लैक मनी। वो मनी जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है। काला धन, वो पैसा जिस पे धन नहीं दिया गया, टैक्स नहीं दिया गया। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर बात ये है कि मैं तो पैसा लाता हूँ स्मगलिंग करके, टैक्स दे देता हूँ प्रॉपर, स्मगलिंग करता हूँ और टैक्स दे देता हूँ। तो स्मगलिंग करते हो तो टैक्स नहीं दे सकते बेटे। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या करते हो। वहाँ पे ऑप्शन होता है, कॉलम आता है, वो भरना पड़ेगा, वरना टैक्स प्रोसेस नहीं होना। तो वहाँ पर फिर जो लिखोगे फिर असेसमेंट उसी हिसाब से होगी, तो चेकिंग भी होगी, है ना, फिर पकड़े जाओगे। तो वहाँ पर स्मगलिंग हो, वहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशनल प्रोफेशनल, फिर उस हिसाब से चेकिंग होती है। तो चाहे हथियार बेचने वाला आदमी है, चाहे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो स्मगलिंग करता है, चाहे वो इलीगल माइनिंग करता है, माइनिंग माफिया है, चाहे सैंड माफिया है, गैंगस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाते हैं गैंग, इनके पास भी पैसा है। मोटी कहानी लास्ट वही वाली बात है, वो धन जिस पे टैक्स नहीं दिया जा रहा, तो वो धन जो कि आप जेन्युइन काम करके ही मतलब कि कमा भी रहे हो, जेन्युइन काम, जैसा कि सुबह से शाम दिहाड़ी कर रहे हो, लेकिन दिहाड़ीदार तगड़े हो, दिहाड़ी मिलती है 5,000, तो इस हिसाब से महीने का कितना कमा लिया आपने? लगभग 1.5 लाख रुपया, तो साल का 18 लाख। लेकिन शो कर रहे हो सिर्फ 9 लाख, बाकी का 9 लाख काला धन है। लेकिन यहाँ पे अभी आपके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई नहीं होगी स्मगलर वाली, लैंड माफिया, सैंड माफिया नहीं, वो अभी आप वो नहीं हो, पर आप भी काले ही धन वाले हो। क्योंकि अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस बाकी के 9 लाख का खाओगे तो नहीं, तो इस 9 लाख का करोगे क्या? एनी हाउ ये 9 लाख आपको लेजिटिमेट 9 लाख के रूप में चाहिए ही चाहिए। यू नीड दैट 9 लाख इन ए लेजिटिमेट 9 लाख फॉर्म। वो कैसे करोगे वो बताएंगे अभी। अभी इनको छोड़ दो, ये दिहाड़ी वाले नहीं है, ये तो काम ही खुल के करते हैं, इनको काम ही ड्रग स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग, सब है ना, फीम, गांजा, पुक्की, डोडे सब स्मगल करते हैं लोग, देश में कारोबार करते हैं इन चीज़ों का। 2 नंबरी आदमी, 2 नंबरी कारोबार है इनका सारा ये वाला। ओके, इनके पास भी तो बेअंत पैसा है, तो ये भी अनअकाउंटेबल मनी है। तो अनअकाउंटेड मनी जो है आपके पास, जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है, जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, वो सारा काला धन है। इस काले को सफ़ेद करना मनी लॉन्ड्रिंग है, इस काले को सफ़ेद करना मनी लॉन्ड्रिंग। आप सोचेंगे ये चुल ही क्यों है इनमें, इनको सफ़ेद करना? जब तक सफ़ेद नहीं करेंगे इस्तेमाल नहीं होना, सफ़ेद करना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, कैश है, कैश में ही मज़े करेंगे। वो कर सकते थे तब जब तक नियम कमज़ोर थे, अब सरकार हर जगह लिमिट लगा रही है। अब हॉस्पिटल में भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते, अब गहने खरीदते समय भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते, अब कपड़े उपड़े वाली दुकानों पे भी एक सर्टेन अमाउंट से अधिक कैश नहीं दे सकते, अब ज़मीन की खरीद फरोख्त में भी एक सर्टेन अमाउंट से अधिक कैश नहीं दे सकते। कहीं कहीं पर ये लिमिट 50,000 है, कहीं कहीं पर 2 लाख की लिमिट है। मोटा मोटी आप 2 लाख की कैश लिमिट पकड़ लो, गाड़ी खरीदने जा रहे हो, सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश नहीं चलेगा। वो आपसे कहेंगे सर या तो डीडी दे दीजिए या सर चेक दे दीजिए। अब गाड़ी चाहिए अपन को फॉर्च्यूनर, थोड़ी देर एग्जाम्पल, गाड़ी चाहिए फॉर्च्यूनर, मोटा मोटी ले लो 40 लाख की आती है,
2 लाख से अधिक कंपनी वाले कैश नहीं लेंगे, बाकी तो 2 लाख इधर से कमाया कल शाम को ड्रग बेच के, है ना, मतलब इधर से शाम को कल कमाया 40 लाख ड्रग्स बेच के, तो 2 लाख तो उसको दे दिया, अब गाड़ी नहीं दे रहा 38 लाख। वो कह रहा है सर या तो डीडी दे दीजिए, आरटीजीएस करा दीजिए, या सर चेक दे दीजिए सर प्लीज़, और सर पैन कार्ड, अब पैन कार्ड भी दे दीजिए। अब आप टेंशन में कि करें तो करें क्या। अब अपने बच्चों कह रहे हैं बेटो बच्चों पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर गाड़ी नहीं ले सक रहा मैं। तो पहले सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेते थे ये लोग जितने होते हैं ना 2 नंबरी, कभी देखना थोड़ी थोड़ी चली गाड़ियाँ लेते हैं, कभी भी नई नहीं लेते, क्योंकि वो बाज़ार अभी उतना रेगुलेटेड नहीं था, अब वो भी पूरा रेगुलेटेड हो गया है। अब वहाँ भी मौज मस्ती होनी बंद हो गई है, वहाँ भी छूट गया काम। अब 38 लाख इसको पता है वाइट में देना है, तो इस बार धक्का खाने के बाद अगले साल ये ट्रेंड होके आएगा, अगले साल तक 38 लाख वाइट हो चुका होगा। अब उसको इसको ये वाइट करना है, वो कैसे करना है वो सिस्टम है। ओके, ये कहानी तो कई बार आपके मन में आता है, इतना रिस्क लेके इतने लंबे लंबे पंगे लेके वाइट ना ही करें, बिना वाइट के फिर पैसा कमाने का फायदा भी नहीं ना। करना क्या है, करना क्या है। होटल वाले एक लिमिट से आगे कैश नहीं ले रहे, और कह रहे सर कुड यू प्लीज गिव अस द कार्ड और यू कैन ट्रांजैक्ट, है ना, डिजिटली ट्रांजैक्ट कर दो। हमारे पास तो रोकड़ा है, बंडल है 20 लाख के। वो कह रही वो डर गए, देखिए कहाँ ले घूम रहे सर। और दूसरी बात, गाड़ियों की चेकिंग होती रहती है, गाड़ी में अगर नोट पकड़ लिया तुम्हारा थोड़ा भी ज़्यादा, वो तो वैसे ही हवाला है, वो तो हवाले केस में अंदर जाओगे। हवाला शब्द क्या है, क्यों कहते नहीं कि मैं तुम्हें उसका हवाला, ऐसा मत करो मेरे साथ, उसका वास्ता, या मैं उसके हवाले से बोल रहा हूँ। हवाला माने ट्रस्ट, हवाला माने क्या होता है, ट्रस्ट। एक ऐसा गेम जो ट्रस्ट पे ही चलता है, हवाला, और कुछ नहीं है इसमें। नोट फाड़ा, आधा उसको आधा इसको, खत्म, जाओ एंजॉय, 20 साल बाद आके ले जाइए जो लेना है। ट्रस्ट पे चल रहा है वो हवाला, तो हवाले पे आएंगे अभी। ये मनी लॉन्ड्रिंग, तो वाइट कराना ही पड़ेगा, कुछ करके कराना ही पड़ेगा। अगर वो पैसा चूहों से कुतराना नहीं है, तो मजे लेने हैं उसके, तो कराना पड़ेगा। इसलिए तो पैसा कमाते हैं ना लोग, कोठी बनानी, घर बनाना। तो जो ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि अभी पंजाब में लॉकडाउन में कोठियों पे बहुत पैसा लगा दिया, नोटिस किया होगा, या जब नोटबंदी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी कोठियों की कंस्ट्रक्शन उतनी रेगुलेटेड नहीं है, वो पैसा गिनती में नहीं है। क्यों, अभी आसान है काम। क्यों आसान है, प्लम्बर को, स्टोन कॉन्ट्रैक्टर को, इन सबको कैश में दे सकते हो, और वो लोग भी आगे ले लेते हैं कैश में। और छोटे छोटे दुकानों से टाइलें, मार्बल मुर्बल भी सब सैनिटरी आ जाएगा, वो भी अंदर खाते हैं। वो कहते हैं चलो भाई कैश देना, चलो कोई नहीं कर। मैं बताऊंगा अभी एक तरीका है ब्लैक को वाइट करने का, दिस इज द वे ब्लैक को वाइट करने का। आई बात समझ में। तो इसलिए कोठियों पे ही लगाई जा रहे हैं बंदा पैसा, इसलिए मोहल्ले में एक लाइन बनी, सारा 2 नंबर ही है, सारा 2 नंबर ही है, इतना पैसा वरना। क्योंकि अब करें क्या, और पैसे का उद्देश्य है समाज में, रिश्तेदारी में, परिवार में वर्चस्व बनाना। तो गाड़ी लेके, फॉर्च्यूनर लेके वर्चस्व नहीं बन रहा, तो क्या कोठी ठोक दो, उसी से वर्चस्व बना देंगे। डन। अब कोठी भी नहीं बन पा रही, वो भी निगाह में आ गई, नजर में, और गाड़ी भी। डोंट वरी, घर का बच्चा पकड़ो कोई, इसकी शादी अरेंज करो, शादी में लगा देंगे, क्योंकि डेकोरेटर ले रहा है कैश में। 8 लाख की डेकोरेशन ही, फ्रेश फ्लावर, चलने दे कैश। सिंगर कैश में, चलने दे। ऑर्केस्ट्रा कैश में, वेंडर केटर कैश में। सिर्फ होटल वाले ने लेना है, वो भी कह रहा है 3 पेमेंटें करा दो, कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी सेटिंग। तो इस तरह से शादी बहुत बड़ी कर देंगे। वर्चस्व भी बनाना है, वही किधर तो लगाना है ना यार, किधर लगाएं, अब कहीं तो लगाना है। तो कुछ कुछ होता रहा है पंजाब में। मैं बस आपको याद करा रहा हूँ, थोड़ा देख लो, बस इधर उधर देख लो, नज़र मार लो। सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढ लेना, आपका मन सोचेगा हम जैसे नहीं ले रहे हैं, ये क्यों सेकंड हैंड ले रहा है, पर गाड़ी होगी तगड़ी। और दूसरी बात, थोड़े थोड़े टाइम में बदलेंगे, ज़्यादा देर नहीं। वो क्या हो रहा है, प्लेसमेंट ऑफ मनी होती है। डन। अच्छा, कोठियों पे बेअंत लगी जा रहा है, शादियों में लगी जा रहा है, ये पढ़ाई पे नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसा वाइट ही जाना है। कभी नोटिस कर लेना, भारत में किसी तगड़ी यूनिवर्सिटी या वो वाइट माइनर में जाएगा, वो उसी समय पूछ लेगी सरकार की ये कहाँ से आया, कैसे लगाया।
तो आप दंग रह जाएंगे। वहाँ पे लोग लोन अप्लाई कर रहे होते हैं, आप कहेंगे इतनी कोठी, अरे लोन लिया है इन्होंने। क्यों, आपके मोहल्ले का ही कोई लड़का है आपका दोस्त जो जिन्होंने उसका लोन अप्रूव कराया, तो कहेगा लोन लिया है इन्होंने, चौड़ा होके बताएगा। उसे नहीं पता वो भी गेम है उनकी, वो भी गेम है उनकी, सब गेम। समझ में आई बात? तो दैट इज द थिंग, दिस द कॉन्सेप्ट। तो वाइट करा के ही मजा आना है। अब ब्लैक से पैसा कमा लिया, अब वाइट का मजा लेना है। कैसे लें? तो तरीका होता है, पहला इसमें होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग, तीसरा होता है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। अब आपके पास आ गया है 1 करोड़ 2 नंबरी, टैक्स नहीं है उस पर पेड, अनअकाउंटेड वेल्थ ऑफ 1 करोड़, है ना। तो सबसे पहला इसका करना है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इन द सेंस कि इसको हमने कहाँ प्लेस करना है। कुछ पैसा बैंक्स में प्लेस होगा डिपॉजिट्स के वाया, कुछ पैसा प्लेस होगा रियल एस्टेट में, कुछ पैसा प्लेस होगा शेल कंपनी बनाने में। 3 जगह पे प्लेसमेंट। अब स्टार्ट करो स्ट्रक्चरिंग, या जिसको कहते हैं लेयरिंग, या जिसको कहते हैं स्मर्फिंग। स्मर्फ, तो ये टर्म आपको पूछी जाएगी। स्मर्फिंग किससे जुड़ी है? इकोनॉमी से जुड़ी है, और जुड़ी किससे है? मनी लॉन्ड्रिंग से। और कोई भी कहेगा, एक आदमी आपके मोहल्ले से गुजरा बहुत तगड़ी गाड़ी पे, है ना, मर्सिडीज GLE ले ली, और आपके बगल में खड़ा एक आदमी कहे स्मर्फ है ये, ठीक है, अट्रैक्ट ना हो जाता, आप कहेंगे हैं मतलब वो स्मर्फ है, पैसा घुमाता है वाले का। कहना वो चाह रहा है जो मैं अभी समझाऊंगा। तो पहला है कि प्लेसमेंट, पैसे की प्लेसमेंट बैंक फाइनेंशियल सिस्टम में, रियल एस्टेट में, शेल कंपनी में आप प्लेस कर रहे हैं। अब स्टार्ट होती है लेयरिंग, स्मर्फिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो मान लीजिए कि 1 करोड़ में से 50 लाख बैंकों में प्लेस किया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। मतलब आपने दे देना है किसको? जो ये काम करवाता है उसको दे दिया। आप थोड़ा ना, ज़्यादा पागल हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। आपने जाना सिर्फ गाड़ी पे, उसकी दुकान पे, वो बैठे हुए हैं सब्जी मंडियों में, फल मंडियों में, अलग अलग जगह पे, पत्थरों वाली मंडियों में, वहाँ पे जाके उसको पैक दे देना 50 लाख का। उसने आपको नोट दे देना कि चल चक जा, 2 महीने बाद आ जाइयो। 2 महीनों में वो आपकी लेयरिंग करा चुका होगा, और उसके पास है पूरी टीम। 50 लाख रुपए आपने उसको दिया, उसने 50 लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया आगे। वो 50 लोगों को जिसको 1-1 लाख दिया, उसमें से हर एक आदमी ने, जिसके पास 1 लाख है, उसने आगे उस 1 लाख को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार में बांट दिया। और वो लोग 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार, कोई रेडी लगाता है सब्जी की, कोई यहाँ पे बेचता है बेबी कॉर्न, कोई बेचता है भेल पापड़ी, कुछ ये लोग जाके जमा कराएंगे अपने बैंकों में। इतना तो करा ही सकते ना भाई, 15-20 हज़ार तो जमा करा ही सकते हैं। जानवन हो गया जमा। तो कितने सारे खातों में वो 50 लाख रुपया 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की छोटी छोटी अमाउंट्स में डिपॉजिट हो गया। इसको कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग हो रही है, स्मर्फिंग हो रही है। स्मर्फ ये कर रहे हैं। डन हो गया। अब वो पैसा उसमें घुस गया, हो गया वाइट। अरे एक मजदूर आया, वो बैंक के खाते में लिखा हुआ है, क्या करता है? वेजिटेबल वेंडर। करा ही सकता है 2-4 महीने में 10 हज़ार 15 हज़ार जमा, इतना तो कमाता ही होगा। टैक्स एग्जाम, टैक्स लिमिट में भी नहीं आते, 3 लाख से नीचे नीचे इनकम, अब तो 4 लाख से नीचे नीचे। ITR भी नहीं भरते भूरते, और 50 हज़ार से सारा साल नीचे ही रहते हैं खातों में। तो वैसे ही कोई चक्कर नहीं, इनकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी नहीं होती। बैंक में आ गया। अब लास्ट स्टेज है इंटीग्रेशन। अब पैसा सारा इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट किया जाए? अब धीरे धीरे ये बैंक की खाती कॉपी भर के विड्रॉल फॉर्म या ATM या जो भी इनके पास है, धीरे धीरे करके अमाउंट निकालेंगे। बैंक में गया, जमा हुआ, वाइट हुआ। अब बैंक से जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक बार सिस्टम में एंटर हो गया तो वो वॉशिंग मशीन है, इसलिए लॉन्ड्रिंग हो रही है ना। अब सिस्टम से जब ये निकलेगा तो ये वाइट होके निकलेगा। काले कौवे जा रहे हैं, सफ़ेद बगुले बन के आ रहे हैं। इधर से घुसा, उधर से जब ये निकला तो ये वाइट हो गया। अब वाइट हो गया तो किसी को 2 हज़ार, किसी का 10 हज़ार, किसी का 5 हज़ार, किसी का कुछ। धीरे धीरे सारा एक जगह पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसके दौरान क्या किया जाता है? यहाँ से जब पैसा निकलेगा 2-2, 5-5 हज़ार, इसको अब अलग अलग जगहों पे डाला जाएगा। ट्रांजैक्शनें घुमाई जाएंगी बहुत बहुत। कुछ पैसा प्रॉपर्टी में डाला जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना, मतलब बैंकों का पैसा इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी का बयाना कर लिया। बयाना किया तो पैसा इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाला, ठीक ठाक लेवल, ज़्यादा नहीं, और वहाँ से किया एक प्रॉपर्टी का बयाना।
प्रॉपर्टी का बयाना तहसीलदार की प्रेजेंस में जेन्युइन हो गया, थोड़े समय बाद प्रॉपर्टी कराई रजिस्ट्री, तब तक और पिछला इंटीग्रेट कर लिया, ऐसे लेयरें चल रही हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई, 1-2 महीना होल्ड किया, प्रॉपर्टी कर दी किसी को सेल, प्रॉपर्टी से आई इनकम एक ही खाते में जमा हो गई, और बैंक में क्या डिपॉजिट कर दिया, वो फॉर्म लगा दिया, प्लाट बेचा, ज़मीन बेची है, उसकी कमाई है। बैंक वाले भी खुश है, कहते ओके, तहसीलदार का नत्थी डॉक्यूमेंट कहते ये रहा, ओके, जिस पार्टी ने खरीदी उनका आधार फलाना ये रहा, अच्छा, और ये फॉर्म नंबर 18-16 ये रहा, ओके, ठीक है, सही है, जमा करा दिया। अब उसमें आ गया, अब जाके ले लो फॉर्च्यूनर, अब कोई दिक्कत नहीं, आ गया पैसा आपके पास, आपने उगाही की पैसे की, आपने प्लेसमेंट की, लेयरिंग हुई, इतनी लेयरिंग हुई कि ढूंढ नहीं पाएगा पकड़ने वाली एजेंसी, क्योंकि किधर से घुसा बैंकों में, बैंकों से आगे पता नहीं किधर गया, वहाँ से फिर उसकी ज़मीन में गया, ज़मीन से आगे ग्राहक को फिर बिकी, वहाँ से फिर घूम करके आया, और हो सकता है उसके बाद भी सीधी आपने नहीं ली, और फिर फाइनली आया आपके पास। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी तरह से पैसा यहाँ से विदेश भेजना है, उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ ये नहीं पूछती कि पैसा कहाँ से आया, दो ज़्यादा टैक्स हेवन्स। मॉरिशियस टैक्स हेवन है, और लंबे समय तक स्विट्ज़रलैंड भी टैक्स हेवन रहा, तभी तो भारत का सारा पैसा स्विस बैंकों में जाता है। तो अब आप पैसा, तो बल्क कैश यहाँ से किसी तरह से ले जाया जाता है, बल्क कैश। तो कई बार वो लोग मिले, आम से लोग जो यात्रा कर रहे हैं इथोपिया की एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे, जिन्होंने छोटे छोटे बंडल गोल गोल सिगरेट जैसे बना के 500-500 के नोट के छोटे छोटे बंडल कितने सारे थे, जो अटैची की निचली लेयर फाड़ के उसके अंदर सिले थे, या अपने जूतों के नीचे सिले हुए थे, या अपनी जैकेट के अंदर, और फिर कस्टम एयरपोर्ट पे पकड़ते हैं उनको। ऐसे कितने बंदे फ़्लाइट पे गए होते हैं, ये सीधा सीधा पैसा ही ले गए होते हैं वहाँ पे, ये सारा काम लॉन्ड्रर करवाता है इनसे। ये पैसा ले गए वहाँ पे मॉरिशियस में, वो टैक्स हेवन है, पैसा वहाँ जा कर के वहाँ के बैंकों में जमा कराया, उतनी की वहाँ की करेंसी ले ली, वहाँ के बैंकों में जमा कराया, और वहाँ से इंडिया में आ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन के, FIIs। तो नेट पे ढूंढना इंडिया को सबसे ज़्यादा FIIs कहाँ से आ रहा है, तो ऐसी कंट्रियों के नाम आएंगे जो आप दंग रह जाओ, माय गॉड मॉरिशियस। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत तरक्कीशुदा मुल्क, इसलिए कि टैक्स हेवन है, इधर से ही पैसा गया है और वो घूम के वापस आ रहा है। तो फिर बतौर फॉरेन इन्वेस्टर वो पैसा भारत में ही आ गया। तो भारत में वो पैसा आया, आप पैसा यहाँ से कमाया, किसी तरह से बल्क कैश वहाँ ले गए, वहाँ जमा कराया, और वहाँ से अब इंडिया पैसा निवेश हो रहा है टाटा, BSNL और अलग अलग कंपनियों में, और थोड़े समय बाद आपने अपने यूनिट्स भेज दिए, अपना शेयर भेज दिया, कैश करा लिया, ओके। पैसा कहाँ से आया, यूनिट्स बेच के, ओके। इस तरह से पैसा क्या हो गया, वाइट। ये वाले खासतर जो लोग होते हैं ना, ये वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ये वो होते हैं जिन्होंने बहुत बल्क में इनकम डिक्लेयर नहीं की है टैक्स के अंदर, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी शोज लगाए, करोड़ों ऐंठा है, बताया ही नहीं कभी। और दूसरे वो जिन्होंने जम करके स्मगलिंग्स की हैं, जो छोटे मोटे चुनकुन्नू जो हैं मोहल्ले में, जो 12 लाख कमा रहे हैं लेकिन 10 लाख दिखा रहे हैं, 2 लाख का झोला है, ये इतना लंबा नहीं करते कि पहले मॉरिशस जा रहे हैं, मॉरिशस इतने में रुड़ जाएंगे ये, हम 18 लगवा लेंगे अपना 2 बचाते। तो कभी इनको देख के मत सोचना कि मतलब तुम ये टेंशन ले पड़ोगे, यार अंकल हैं अपने, वो मैंने सुना था अपने मुनीम को कह रहे थे 12 दिखा दे इनकम और 6 लाख खर्चा पा दे, 18 लाख टोटल। वो नहीं जाएंगे कभी मॉरिशस, और वो यहाँ इतनी लंबी लेयरिंग वालों के पास भी नहीं जा रहे। वो वही 6 लाख अपनी घरवाली का खाता खुला करके घर में ही कोई नकली ट्यूशन का काम दिखा के ITR में वो उनके खाते में डलवा देंगे 4 लाख, और फिर अपने ही बेटे बेटी का कोई नकली काम दिखा करके छोटा मोटा उसका भी दिखा देंगे। वो छोटा छोटा करते हैं, वो घर में ही कर लेते हैं। ये है छोटी लेयरिंग, ठीक है, कि कमाया आपने 18 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आप दिखाना चाहते हो, 6 लाख अपने ही घर के 2 मेंबरों की कमाई दिखा दी, और वो भी क्या दिखा दी, जिसपे ज़्यादा पूछताछ नहीं, और वो क्या ट्यूशन है या छोटा मोटा पैकिंग वुकिंग का काम करते हैं घर में ही, दैट्स ऑल, उसी में दिखा। ये मैं बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, बड़े खिलाड़ी जाते हैं मॉरिशस, छोटा खिलाड़ी तो कमीशन देते ही मर जाएगा हवाले वाले की, है ना, हवाले वाले ही खा गए, पहले तो हवाले वाला ही देख लेगा, ताड़ लेगा, अच्छा है छोटा सा बच्चा, खबर दें तेरी तो उसी की फिरौती कर ले,
वो तो पता लगा छोटा मगरमच्छ, छोटी छोटी मछली, अभी नया मगरमच्छ बन रही, तो वही डरा के खा जाएंगे उसका पैसा। तो ये तो डर के मारे घर में ही रहते हैं। बड़े वालों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने बड़े बड़े पैसे, करोड़ों रुपया, और इनके पास जो आते हैं कोट पैंट पहन के, इंग्लिश एजुकेटेड ज़बरदस्त लोग आन के इनको कहते हैं कि सर फ्रॉम योर कैनेडा, द शोज़ इन कैनेडा यू हैव अर्नड समवेयर अराउंड 8 to 9 करोड़, from your shows in Australia, in New Zealand you earned, so right now we have 60 to 70 crores, okay, unaccounted, so I guess we need to place our money now। ये बड़े पढ़े लिखे होते हैं और वो कहते हैं okay, place it in a very most productive manner, okay, I want my money intact with the lowest of the lowest commissions। कहते हैं yes sir, we'll take care about that। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ग्लोबली, बड़ी बड़ी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, जो मुल्कों की सरकारों की डील है इनसे, टैक्स में बदलाव वैसे वैसे लाते हैं कंपनियां, इतनी बड़ी लॉबी है ये। और फिर इनका, ये आपके मुल्क का कोई तगड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है जिसको आप भगवान रूपी देख रहे हो, इसको आप भगवान कह रहे हो, एक बार दर्शन कर लिए भगवान टाइप, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, तो फिर इनका पैसा जा रहा है कहीं, घूम रहा है। और कभी अगर किसी शैतानी आदमी ने किस किस का पैसा वहां सेक्रेटली शेल कंपनियों में घुमा है, वो वाले पेपर लीक कर दिए, जैसे एक पनामा पेपर लीक हुए थे ना, और तब आप सुन रहे हो माई गॉड ये भी था उसमें, तब पता लगता है। तो एक है कि अपने ही देश के अंदर मतलब आप लेयरिंग कर रहे हो, प्लेसमेंट लेयरिंग और इंटीग्रेशन, एक है बल्क कैश वापस वहां भेज रहे हो और फिर वो वापस आ रहा है भारत निवेश के माध्यम से, एक है शेल कंपनियां खोलना। कैसे खोल, आज सुनते हैं। आप हाईवे से आते हो, आप एक होटल देखते हो, चलता ही नहीं है, कभी गाड़ी नहीं खड़ी दिखती, कभी कोई ग्राहक नहीं दिखता, लेकिन होटल थोड़े थोड़े समय बाद रेनोवेट हो जाता है, बढ़िया लगता है हमेशा। आप बड़ा सोचते हो यार ये होटल कभी चलता नहीं, फिर भी चमकता रहता है, चक्कर क्या है? वो किसी पर्पज से खोला गया है। वो होटल में कुछ कमरे हैं, एक फूड कोर्ट है, और स्टाफ, कभी गलती से तुम खाने पहुंच जाना, स्टाफ 2-4 ही मिलेंगे और वो कहेंगे अभी इट्स नॉट वर्किंग, दैट्स, पर होटल है प्रॉपर। फ़ायदा क्या है इसका? एक आदमी सैंड माफिया या कोल माफिया के रूप में हर महीने कमाता है मान लो 20 करोड़ रुपया। क्या करें अब इसका, कैसे करें? 20 करोड़ रुपया होटल बनाया है, कागजों में कुछ दिखाना है। अब एक होटल बना के रखा हुआ है चुटकुन्ना सा, उसमें रूम 2 है, दिखाए गए हैं 20, और हर रूम की बुकिंग का चार्जेस है 6,000 रुपया एक रात का पर नाइट। अब ये 20 करोड़ रुपए का कम से कम 10 करोड़ तो होटल से ही आ रहा है। होटल में रोज इतने लोग खाना खा रहे हैं, नकली इनवॉइस, होटल में इतने लोगों ने रूम लिया, नकली इनवॉइस, तो नकली इनवॉइस फॉर्जरी जनरेट होंगे, मतलब आप दंग रह जाएंगे, खातों में वो होटल जबरदस्त चल रहा है और रियल में आपको वहां कभी बंदा नहीं झांकता दिखा। आई बात समझ में? खातों में जबरदस्त सेल चल रही है, लेजर में देखेंगे आप इनका, जबरदस्त सेल चल रही है और सही है। तो 20 करोड़ रुपया इलीगल माइनिंग से कमाया, वाइट करना है, अब कैसे करें? 20 करोड़ में से 12 करोड़ के इनवॉइस लिए, बैंक चले गए, बैंक को बोला 12 करोड़ जमा कर लो। बैंक मैनेजर ने बोला कहाँ से है? इनवॉइस दिखाओ भी इन्हें, होटल्स हैं हमारे, सेल है हमारी। अरे ओके सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 करोड़ बैंक में जमा, डन, वाइट हो गया, ओके हो गया। ये तो फिर इसने होटल बना रखा था, 2 कमरे के 10 दिखाए हुए थे और फूड कोर्ट रोज चल रहा है। कई तो कंपनियां बस खातों में, बस अहम ही स्टार इलेक्ट्रिकल्स, कहीं जमीन पे ढूंढने जाओ कुछ नहीं मिलता वहां पे, इतना इतना उसका स्टाफ है, इतनी उतनी उसकी परचेज है, इतनी उतनी उसकी सेल है, इतने उसके मुनाफे हैं। और वो मुनाफे हैं, ये मैडम इस बार का हमारा जो टर्नओवर रहा है इट्स अराउंड 3 करोड़, आप प्लीज़ डिपॉजिट करें। कैसे रहा मैम? ये स्टाफ का खर्चा, ये ओवरहेड कॉस्ट है, ये सारा कुछ है, ऑडिटर ने ऑडिट किया है, सीए की मोहर लगी है जी, सीए हुए सब इसमें लपेटे जाते हैं, सब लिए जाते हैं बीच में। इतना माल कैसे बना लेते सीए? इतना माल किधर से आता है? क्योंकि कुछ नियम है ना, ऑडिटिंग्स करानी होती हैं, अकाउंट्स की सारी, पूरा खेला चल रहा है। पैसा वाइट हो गया, पैसा जैसे ही आया 3 करोड़ वैसे ही पहुंच गए रेंज रोवर वोग, निकालो कहते हैं, निकाल मौज, चलो घूम के आते हैं, ये कहानी। वो तो ये लोग सिर्फ तब मरते हैं जब कोई रिश्तेदारी से ही भनक मारते,
इसलिए ज़्यादा दबा के रखते हैं चीज़ें, इसलिए बच्चों को समझाते हैं ज़्यादा मुँह नहीं लगाना किसी से, इसलिए समझाते हैं। इसलिए बच्चों को एक बात सिखाते हैं, पापा का करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि उसके आगे को फिर कोई पूछता ही नहीं है। ज़्यादा डिटेल नहीं कहते, पापा की फैक्ट्री है, कंपनी, कहते कहाँ है फैक्ट्री, एड्रेस पूछते हैं लोग, गूगल पे कहाँ है, वो सब कुछ नहीं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कहाँ से, ऑफिस, पापा कहाँ है, ऑफिस, फैक्ट्री, कोई रोड, कोई नहीं, ऑफिस। और पापा का ऑफिस क्या है, गाड़ी में चलता रहता भाई, गाड़ी ऑफिस, चलते फिरते ऑफिस है हम। तो छोटे वाले छोटा छोटा कर रहे हैं, बड़े वाले बड़ा बड़ा कर रहे हैं। मेन कहानी है मनी को लॉन्डर करना है, उसकी लॉन्ड्री में भेज के उसकी लॉन्ड्रिंग करानी है। तो या तो शेल कंपनियां बना के नकली बिल इशू करके कर लो, या विदेश पैसा बल्क में भिजा करके वहाँ से मंगवा लो, और या फिर यहीं पर प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन करा लो, स्ट्रक्चरिंग, स्मर्फिंग कहते हैं जिसको। कुछ भी करो, बस करना है। और या अब दूसरा काम इसका क्या है, हवाला। ये मनी लॉन्ड्रिंग का खेल हवाले से चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे छोटा छोटा हवाला आप लोगों ने भी किया होगा, पर आप लोगों को पता नहीं है कैसे। आपके यार बेली ने या आपके परिवार के किसी बंदे ने बाहर से खड़े पैर पैसा मंगवाया, आपसे $1000 चाहिए, खड़े पैर $2000 चाहिए। ऐसा हुआ होगा लाइफ में आपकी। आपने यहाँ अपना बंदा ढूंढा, जिसका भी आगे कोई बंदा उसी सिटी में रहता है। आपने उनको पूछा कि भाई साहब आपको 1-2 लाख की ज़रूरत है? कहेगा हाँ वैसे ज़रूरत तो है। तो आप अपने बेटे को बोलो कि मतलब मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे अभी 2 लाख। उसको बोलो $4000, उसको पकड़ा दे लक्की को, उसको ज़रूरत है। बोले इसमें क्या बात है, अभी देख लेते हैं डॉलर रेट क्या चल रहा है, आप 50 पैसे कम ही दे देना, कोई नहीं। आपने उसको यहाँ 2 लाख रुपया पकड़ाया। उसने $50 के हिसाब से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, मोहित को, मोहित ऐसा कर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे लक्की को पकड़ाया तू, $4000 तूने भेजना ही था परसों, हो गया तेरा। फिजिकली पैसा मूव नहीं हुआ एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन पैसा सेटल हो गया। इससे हुआ क्या, किसी भी अथॉरिटी की नज़र में आप नहीं आए। ट्रांजैक्शन के दौरान जो आपको सरकारी कीमतें भरनी थी, फीस, कमीशन, कुछ नहीं भरा। आपने अपनी आमदनी तक डिक्लेयर नहीं की, किसी को पता भी नहीं चला कि आपके पास यहाँ पर जो 2 लाख आपने उनको कैश दिया कहाँ से आया। आपने अपने बच्चे को बाहर $4000 भेजना था, किसी भी पर्पज़ से भेजना था। आप अगर बैंक के बाहर जाते तो बैंक आपको एक A2 फॉर्म देता, और उसमें आपको बताना पड़ता कि एजुकेशन के लिए भेज रहे हो कि गिफ्ट मनी भेज रहे हो कि फलाना के। फिर वो आपसे पूछता कि मतलब आपके पास हैं इतने, तो वो आप कटवाते अपने अकाउंट से, और कटते ही TCS कटता, टैक्स एट सोर्स कट जाता। ये सारा चैनल के वाया होता, सारा चैनल कट। सरकार घर पे बैठी, उसको पता ही नहीं कि आपने काम कर दिया है, खेला खेल दिया है। $4000 टैक्सियां चला चला करके उसके पास कैश पड़ा था, मोहित के पास, वो जा करके चुप करके लक्की को पकड़ाया $4000। लक्की ने जा करके $4000 आगे उस लड़के को पकड़ा दिया जिसने लक्की को जॉब दिलवाई है। लक्की को जॉब मिल गई, और इधर से आपके पापा ने जा करके इनके पापा को 2 लाख रुपया दे दिया। इनको 2 लाख की ज़रूरत थी, ख़त्म हो गई कहानी। अब इमेजिन करो यही खेला 20 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ अभी आपकी गेम से बाहर है। आपको अपने वाला छोटा सा जेन्युइन लग रहा था, छोटा सा काम था, वो भी हवाला ही, लेकिन अब ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर मोहित ने अपने पापा पे यकीन कर लिया कि आप पैसा दे देंगे। यकीन का गेम है ये, यकीन का गेम। और आपने भी यहाँ पकड़ा दिया पैसा, और वो कह रहे जाओ सो जाओ तुसी भाजी। आपने भी इन पर यकीन कर लिया कि मोहित लक्की को दे आएगा। तो क्या अगर मोहित मुक्कर जाता, या तो क्या। तो ये सब हवाले से चल रहा है। ये किससे चल रहा है, ट्रस्ट। अब 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया कमाया है, जेन्युइन कमा लिया आपने 2 नंबरी किसी भी तरह से। अब दुनिया भर में ये पैसा, चाहे टेररिज्म के लिए, चाहे ट्रैफिकिंग के लिए, चाहे मौज मस्तियों के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, व्हाटएवर, पैसे की ज़रूरत है। तो अमेरिका में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, कैश में मजे लेता है, कैश में ही घूमता है, गाड़ी किराए पे उठाता है, कोई भी ना फ्लाइट पे जाता ना कहीं, रोकड़ा मुंह पे मारता है, डॉलर के बंडल गाड़ी उठाता है, पुरानी विंटेज, सिगार मुंह में लगा के कैश में ही चलता है, जहां भी रुक रहा है कैश चल उठा। और उसने आपको ऑर्डर मारा है, कहते कर दूंगा,
कैश चाहिए मेरे को, कम से कम $1,00,000। और आपने देखा $1,00,000 कितना बनता है? 87 लाख रुपया। कमीशन डाल के मोटा मोटी एजेंट की हवाले वाले की करोड़ रुपए लगना है, तब बंदा सेट होगा। आपने बोला करोड़ रुपए नक्की, तो आप कहाँ जाएंगे अब? एक हवाले वाले के पास। आप यहाँ पे हवाले वाले को कितना देंगे? 1 करोड़। पहुँचवाना आपने कितना है? 87 लाख। आपने इसको इंडियन करेंसी में 1 करोड़ दे दिया, डॉलर का बन गया, वो सारा अमाउंट बन गया। वो अपने बंदे को वहाँ फ़ोन करेगा कि कल इतने बंदे तेरे पास लड़का आएगा, $1,00,000 पकड़ा दिए उसको। $1,00,000 उसको मिल गए। $15,000 दे करके उसने गाड़ी उठाई पहले, $10,000 दे करके वेपन, गेम चालू। कितना बड़ा क्राइम हो गया? हवाले के वाया, ना किसी बैंकिंग चैनल के वाया पैसे गए, ना कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ना कोई रिकॉर्ड, ट्रस्ट पे गेम चल रहा है। और ये 1 करोड़ रुपया आपने इलीगली कमाया था, और वो आपके रास्ते में आ रहा था। वो बंदा जिसकी सेटिंग कराई आपने, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वो आपके रास्ते में अड़ रहा था, वो आपकी खबर लीक करने वाला था, कुछ भी होने वाला था, काम सेट करा दिया आपने। इस तरह से करप्शन, ग्लोबली करप्शन, क्राइम्स, टेररिज्म से लेके मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, सिविल वॉर्स, डीप स्टेट जैसी चीज़ें, तमाम चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के और हवाले के वाया चलती हैं। दुनिया भर की इकोनॉमी को इस प्रोसेस के वाया। अब आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कंपनी ज़बरदस्त गेम कर रही है, मुनाफे पे मुनाफा, आपने उसमें पैसा लगाया हुआ है। कंपनी की एक छोटी सी गलती एक बार पकड़ी गई, ईडी ने जांच शुरू की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, PMLA, और ईडी ने ट्रेल पकड़ ली। ईडी कहती ये तो 6 साल से लगे हुए थे भाई, ये तो साला सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। ईडी ने जैसे ही ये खबर ब्रेक की, कंपनी के शेयर धड़ाम। पता लगा कंपनी का पैसा खुद का कोई है ही नहीं। वो निवेशक अमेरिका में बैठा मुंह देख रहा है, कहता मेरे सारे पैसे का क्या हो गया? मतलब ये कंपनी मतलब करप्शन कर रही थी, उसका पैसा गिर गया, डूब गया। ग्लोबली क्या सेंटीमेंट जाएगा? जिस सोसाइटी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें हेल्दी में चली जा रही हैं खुलेआम, तो ग्लोबली इन्वेस्टर को क्या मैसेज जाएगा कि कोई पता नहीं कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रखी है, रिस्की है। ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए वो इकोनॉमी अनरिलायबल हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी, एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा, निवेशक निवेश नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था डिस्टेबलाइज हो जाएगी, इन्फ्लेशन का मीनेस यहां पर भी आएगा, निवेशक से लेकर के व्यापारी तक, बिजनेसमैन तक कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा। हर बिजनेसमैन को, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक स्ट्रिंजेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम इंस्टॉल करने को कहा जाएगा, जिसके तहत उन्हें स्टाफ की ट्रेनिंग करनी होगी, वो सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी, सारा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो पकड़ सकें कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें ना हो जाए उनके व्यापार में या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके तहत उनका आएगा बहुत अधिक खर्चा और इसमें लगेगा बहुत अधिक समय। ये पूरे के पूरे वर्किंग लैंडस्केप को प्रभावित करता है, उनकी ग्लोबल और नेशनल कॉम्पिटेंस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ग्लोबली प्रोडक्शन और ऑर्डर्स टाइम पे चलते हैं, कॉस्ट पे चलते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं और लेस टाइम में ये चीज़ कर पाते हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। जिस मुल्क में माहौल बना हो मनी लॉन्ड्रिंग का, जहाँ पर इतने कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ जाए बिजनेसेस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें इतना लंबा समय और इतना खर्चा उनका आता है और वो अनकॉम्पिटिटिव बने हुए हैं इस समय में ड्यू टू डिले एंड ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, दे विल नॉट वर्क। देन द इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होंगे, बिकॉज ऑर्डर्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके, बिकॉज आपकी जो एक लेवरेजिंग पावर, एक जो एज था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया यहाँ पर। और कितना हैवी लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। अनअकाउंटेड पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है पूरी की पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के वाया। आप वेल्थ डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, टैक्स ही नहीं जा रहा है सरकार को, और वही टैक्स एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना था। और ये सब नहीं हो पा रहा तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल इनकम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, निवेश कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, भविष्य डूब रहा है मुल्क का। और एक वर्ग है जो सारे देश का अधिकार और हक खा रहा है, हाईली इनइक्वल सोसाइटी। इनइक्वालिटी प्रमोट होगी, इनएगैलिटेरियनिज्म प्रमोट होगा, मॉरल वैल्यूज इरोड हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का दौर आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे खा जाती है दीमक की तरह दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को। इसलिए इतनी सख्ती से ईडी पिछले लंबे समय से पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रहा है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहा है। ईसीआईआर, एफआईआर नहीं, ईसीआईआर दर्ज करी जाती है उसके तहत, और जमानत के प्रावधान बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत। उसमें आदमी उठा लो, साल 2 साल तो ऐसे ही रह जाता है। मनीष सिसोदिया को उठाया था लिक्वर स्कैम में, अरविंद केजरीवाल को लेकर थे, हेमंत सोरेन झारखंड, उनको उठा लिया था। कई लोगों को इसी केस के तहत, मनी पीएमएलए के तहत ही उठाया गया पिछले लंबे समय में। और ये आरोप भी लगाया गया कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है सरकार, पीएमएलए लगा रही है सब पर जम करके, क्योंकि यूएपीए की तरह पीएमएलए बड़ा सख्त है, जमानत जल्दी नहीं मिलती। जिसको उठाया उस पर ओनस है कि प्रूव करो कि तुम गिल्टी नहीं हो, ये कहानी, फिर जा करके जमानत मिलती। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के सरकार का दावा यह था कि अगर अभी भी हम इतना सख्त कदम नहीं उठाएंगे, अगर अभी भी हम पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे, एक पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमी खड़ी हो रही है। आप फिर तैयार रहिए उसके लिए। ना तो इन्वेस्टर आएगा, ना इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल वर्क कर पाएंगे, ना एंटरप्रेन्योर्स आपके कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे, और फिर ना ही सरकार के पास रेवेन्यू आ पाएगा। तो फिर हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाएंगे? फिर आप कहते हैं कि आपको दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो वो तो नहीं हम फिर बन पाएंगे। और ना ही फिर हम ड्रग ट्रैफिकिंग को, टेररिज्म को, मनी जो क्राइम के लिए फंडिंग हो रही है, इसको हम नहीं रोक पाएंगे। तो हम अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ दें उनके सामने, जिनके पास एक से एक स्टेल्थ वेपन है, जिनके पास इतना कॉम्प्रिहेंसिव देश के अंदर नेटवर्क है। हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, हमें फंडिंग रोकनी है। ना उनके पास वेपन हो, ना उनके पास ट्रेनिंग हो, ना उनके पास कोई मॉड्यूल हो देश में काम करने के लिए, ना कोई रिक्रूट्स हो, तो तब जाकर के हम उनसे लड़ सकते हैं। इस सबकी जड़ है पैसा। हम उस पैसे को खत्म करना चाहते हैं। 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम काम कर रहे हैं कि हमने काले धन पर काम किया है, दैट इज काउंटरफीट करेंसी पर हम काम कर रहे हैं, ब्लैक मनी पर, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग पे हमें काम करना है। हवाले पे सिस्टम, हवाले की कमर तोड़नी है हमें पूरी तरह से, क्योंकि सारा पैसा भारत में जो मोबिलाइज किया जा रहा है वो यहीं से पहले उठा के बाहर भेजा जा रहा है, बाहर से फिर यहाँ हवाले के रूप में आ रहा है। दैट इज नॉट। इसलिए हमने ग्लोबली सारे टैक्स हेवन कंट्रीज, चाहे वो स्विट्जरलैंड, चाहे वो मॉरिशस, इनके साथ करार किए हैं कि, क्योंकि ये लोग स्ट्रिक्ट सीक्रेसी फॉलो करते हैं ना, ये लोग स्ट्रिक्ट सीक्रेट क्लॉज रखते हैं कि हम अपने डिपॉजिटर की इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे। लेकिन हमने उनके साथ करार किए कि हम इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली रिलीज नहीं करेंगे, बट हम अपने पास ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे, और जहां पर हमें लगता है वाजिब कार्रवाई करनी बनती है, हम वो कार्रवाई करेंगे। वी हैव टू डू दिस। इसी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, या यूँ कह लीजिए कि काला धन चुनाव में ना लग सके, इसके लिए सरकार का दावा था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड भी लाए थे। सरकार का दावा ये था कि हम इसीलिए लाए हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का वाला पैसा है ये ना लग सके, काला धन, हवाले का पैसा ना लग सके। लेकिन उसमें भी कई तरह की बाधाएं थी। बाद में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क नहीं करेंगे। जो पहले वाला सिस्टम था, जिसके वाया पहले पार्टियों को फंडिंग आती थी, उसी फंडिंग के वाया आप काम करिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लॉबी करना, अपने इच्छा के अनुरूप चलाना, मिनिस्टर्स को दुनिया भर में लॉबी करना, अपने मर्जी के लॉज पास कराना, प्रोजेक्ट्स पास करवाना, ठेके लेना, टेंडर लेना, इन सब के लिए जो घूस खिलाई जाती है, तो ये भ्रष्टाचार, वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग वाला ही पैसा है। वो सारा वही पैसा है, काला पैसा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। काला जब वाइट हो जाता है ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और खतरनाक हो जाता है। तो इसके बाद लग्जरी कंजम्पशन को प्रमोशन मिलती है। लग्जरी कंजम्पशन, तो लग्जरी कंजम्पशन होता है, गैंग्स खड़े होते हैं, वेपन्स, उनको यूलोगाइज किया जाता है, उनका उद्गान किया जाता है। वो लोग शराब, शबाब, नशा, घूमना फिरने में रहते हैं। यूथ अट्रैक्ट होता है इसको देख के। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ शॉर्ट टर्म में लार्ज गेन्स और ऐसी ड्रीम लाइफ जैसी दिखाई जाती है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इससे कोई भी सोसाइटी का मॉरल बेस इरोड हो जाता है। सोसाइटी भविष्य के लिए कंटेमिनेट होने लग जाती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, क्योंकि वो जो एक अजीबोगरीब सी लग्जरी सी लाइफ दिखाई जा रही है, कुछ बॉडी बिल्डर हैं देश के, दुनिया भर में घूमते हैं, स्विमिंग पूल में खड़े हैं, इधर 4 वो पैसा, क्योंकि जो गेमिंग्स आ रही हैं, जो सट्टाबाजी चल रही है, जो ऑनलाइन गेमिंग कल्चर है, ये सारा चीज़ आपने कभी नोटिस नहीं किया पैसा किधर से आ रहा है? और इन गेमिंग से जुड़े हुए देश के लोग कौन है? कुछ 2-4 लोग देखेंगे आप, तो वो देखिए क्या प्रमोट करेंगे, चॉपर से उतर रहे हैं, चॉपर भी काले रंग का, लिशकदा चॉपर, जैसे आप अपना बुलेट चमकाते हो वैसे चॉपर लिशकाया होता है शूट करने से पहले, उसमें से उतर रहा है, एकदम हवा से उड़ रहे हैं, वही काला कोट, एकदम चश्मे उतार रहा है, तो पूरे फिल्मी स्टाइल, और जाके सीधा स्विमिंग पूल में ऐसे बाहें रख के, इधर भी 3 इधर भी 3, और स्विमिंग पूल के सामने ट्रे में वही वाली गिलासियों में माल पीने के लिए,
और वही लग्जरी लाइफ। कोई आ रहा है पीछे से, कोई एक कोट पहना रहा है, डोरियां बांध रहा है। ये सब देख के युवा कह रहा है ये क्या है यार, ये तो गजब लाइफ है, ये कैसे बन सकते हैं ये। मतलब हम उनको रोल मॉडल बना रहे हैं, वो जिन लोगों के हाथ पांव सब सने पड़े मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में, उनको हम बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चरम पे आ जाती हैं समाज के अंदर। पढ़ाई लिखाई के प्रति माहौल बनाया जाता है कि पढ़ने से क्या होगा, वजह से पढ़ने से क्या होगा। फिर हर आदमी सोचता है कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी करूंगा, पहले लगेगा 25,000 तनख्वाह, फिर 30, फिर 40 इंक्रीमेंट कर करके मर जाऊंगा 60,000। इतने में तो एक राइड मिलती है चॉपर की, मुझे तो चॉपर चाहिए। तो ये कहानियाँ हैं। ओके, तो कोई भी सोसाइटी कल्चरल डेवलपमेंट, इंट्रिंसिक वर्थ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा करके कंज्यूमरिज्म, अल्ट्रा कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी को गेन कर जाएगी। ये हैं इनके दूरगामी नुकसान। और शॉर्ट टर्म तो मैंने आपको बता ही दिए। तो बस जब भी आप ये देखेंगे तो आपको इसमें ये नज़र आएगा। मैं एक फ्लो में पहले पढ़ करके आपको बता देता हूँ ताकि आप को रिलेट कर जाओ, आपको लग जाए कि हाँ आपने यही किया है, कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या होते हैं नुकसान। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग: लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डन। इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर बिजनेस, बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। इकोनॉमी पुअर हो जाती है, पुअर इकोनॉमी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी। इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर टेरर एक्टिविटीज, लोअर टैक्स कलेक्शन, अंडरमाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वीकेंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो जाता है। घूसखोरी, करप्शन, लॉबिंग मजबूत हो जाती है। यू कैन डिस्टॉर्ट द लॉज एज पर योर विशेज। इनइक्वालिटी मैंने बता दिया। इंक्रीज्ड कंप्लायंस कॉस्ट मैंने बता दिया। रिसोर्स डाइवर्जन हो जाता है, रिसोर्सेज जिस प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ लगने चाहिए, कोल माफिया के पास कोयला चला गया। जैसे औने पौने दाम में जिधर मर्जी बेचा, पैसा आया, पैसा अपनी कंजम्पशन में अनप्रोडक्टिव चीज़ों में लगा दिया। देश या फिर कोई भी जेन्युइन वेंडर अगर वो कोयला निकालता तो जेन्युइन जगहों पे जाके खपता, उससे एक रेवेन्यू क्रिएट होता, वो सरकार को जाता, उससे एक इनकम क्रिएट होती, वो जेन्युइन कंजम्पशन करता इस देश में आदमी, और सारी चीज़ों से अर्थव्यवस्था का पहिया चलता। तो रिसोर्स डाइवर्जन हो जाता है अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए। इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि जब पता लगता है सारा लेयरिंग वाला पैसा है, कई कुछ बैंक के एम्प्लॉय भी पकड़े गए थे ना मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रॉड में, जब पता लगता है तो वो बैंक धराशायी होने लग जाते हैं। आज ही एक फ्रॉड पकड़ा गया बैंक का 122 करोड़ का। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक था, क्या कर रहा था उसका मैनेजर जानते हो? 122 करोड़ कैसे की उसने? 2 लोगों से मिला, दोनों है बिल्डर, एक को दिया 70 करोड़, दूसरे को दिया 50 करोड़ कि बनाओ बिल्डिंग है। आप सबका पैसा मत लो, आपका पैसा बैंक में पड़ा, किसी का आप 50,000, किसी का 20,000, किसी का लाख रुपया, और अपनी मर्जी से जो शक्तियां खुद को मिली इस्तेमाल करके आपका पैसा विड्रॉ करा के दे दिया उसको, मैसेज भी नहीं आया आपके फ़ोन पे, उसने उतने समय के लिए उसको उस इंस्ट्रक्शन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कमांड इनके हाथ में ही होती है देनी। ना आपको ओटीपी आया, ना कोई मैसेज आया, पैसा निकाल के सीधा उसके खाते में। और अंदर खाते सेटिंग क्या थी कि साल भर में तेरे सारे फ्लैटों की भी फोटो देखो कि साल भर में फ्लैट तेरे कंप्लीट होकर बिक जाएंगे, तू 70 करोड़ से 300 करोड़ कमा लेगा, मतलब 1 रुपया जेब से नहीं लगाना। ये तो कितना गेम हो गया कि मतलब जलंधर में मेरा एक बैंक वाला दोस्त है, उस बैंक वाले दोस्त के पास 10 करोड़ रुपए तक का है जुगाड़ निकालने का, उसने 10 करोड़ मुझे निकाल के दिया कि पक्का 1 साल में डाल देगा ना वापस। मैं कह रहा हूँ पक्का 1 साल में डाल दूंगा, आई प्रॉमिस। वो 10 करोड़ मैंने अपने इलाके में जा करके 50-50 लाख के प्लॉट खरीद लिए मैंने। 6 महीने में ही वो 50-50 लाख के प्लॉट हो गए 52-52 लाख के, मैंने बेच दिए सारे, मैंने मुनाफा कमा दिया, उसको उसका 10 करोड़ दे दिया, ग्राहकों को भी मिल गया। कितनी चिल्लम चिल्ली, 1 रुपया जेब में नहीं, चप्पल पहन के निकला हूँ सीधा और पैसा कमा लिया। ऐसे ही 70 लाख उसको दे दिया, कहते फ्लैट उलूट बना, तू बना के बेच दियो, मुनाफा 300 करोड़ में बेच के मेरा 70 लाख मुझे दे देना, तू मेरा 50 दे देना, लोगों का 120 करोड़ फिर वहीं पे। उससे पहले ही पता चल गया, उससे पहले ही पता चल गया, अंदर खाते किसी को, ऑडिटर को पता चल गया, कहते ये पैसा किधर जा रहा है बे। उसने जाके लोकल थाने में कंप्लेंट कर दी। लोकल थाने का जो इकोनॉमिक विंग है उसने आके जब जांच की, बयान 2-3 घंटे उसकी पता किया, उसका बयान पकड़ा गया, उसको उठा के ले गए, और उसको भी उठा लिया है जिसको 70 लाख दिया था, बिल्डर को। और जनता बाहर खड़ी है और जनता को कह दिया गया है 5 लाख तक तो इंश्योरेंस में कवर्ड है, वो तो मिल जाएगा, बाकी का फिर देखते हैं।
बाकी का फिर देखते हैं, बाकी मिल जाएगा भाई, आ जाएगा, रिकवरी होगी, ऐसी बात नहीं है। फ्लैट लूट जो जितने का बने उतने का ही बेचेंगे, उस हिसाब से बेच बाच के अब आएगा, जब आएगा बेचारे लोग वहाँ पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कब आएगा। से कोऑपरेटिव बैंक जानते हो ना, इसके पहले भी हुआ था कुछ, तो ये कहानी है। आरबीआई ने उसको कंट्रोल कर लिया, बैंक को आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया, अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया और विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उसने। तो करप्शन, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करप्शन एंड गवर्नेंस करप्शन हो जाती है गवर्नेंस में, क्रिमिनल एम्पावरमेंट हो जाता है, सोशल इनइक्वालिटी हो जाती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन हो जाती हैं इसकी मदद से, हेल्थ रिस्क क्रिएट होते हैं पब्लिक लेवल पर, क्योंकि नशा फैलता है, तस्करियाँ फैलती हैं, ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं ना, फिर तो सोसाइटी में मिनेस ही आएंगे, ये सारे सोशल क्राइम्स ही हैं। क्या हो जाता, क्या हुआ नशा जब फैला पंजाब में, कौन से पैसे से फैला था आपको क्या लगता है? मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा ही था वो, और क्या था वो? पहले उस पैसे से फैला, फिर फैला के पैसा भी कमाया, और फिर उसे आपने कभी सुना था पहले पंजाब में था, फिर पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स क्या था, अब ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स बन गई, अब ठेका नहीं मिल रहा, आगे वेली बैठी है, क्योंकि सरकार ने शायद उन नेताओं पे नकेल कसी है। अब वो क्या करें, बैठी सोच नहीं कहते क्या करें, चलो कहते फिरौती ही मांग लेते हैं। समझ, देखो तुमने अगर पिंजड़े से जिन निकाला है, जिन कुछ तो करेगा, या तो जिन से जो कराना वो करा लो, वरना वो करेगा जो उसको करना है। तो वही होता रहा फिर, और फिर उसको लगे कंट्रोल करने बैठ के, ऐसा नहीं होता है। आई बस एजुकेशनल, तो बस यही है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ग्लोबल लेवल पर, वो इसके अगेंस्ट काम करती है। अगर आप सही ढंग से मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप पर कई तरह की सैंक्शंस भी लगाती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पे पीछे सैंक्शन भी लगाई थी। कभी समय आने पर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब ज़रूरत होगी। अभी जितना ज़रूरी था वो मैंने पढ़ा दिया। एक इंटरनेट और लिंक है जहाँ से मैं एक फ़्लो में आपको ये बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ध्यान से सुनिए। सोशल इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट, money laundered successfully will boost more criminal activity in the country. More fraud activities and more youth can get attracted due to higher returns. Declines the moral and social position of the society by exposing it to activities such as drug trafficking, smuggling, corruption and other criminal activities. Social balance of society may suffer because the ease of availability of drugs in the market, damage to the reputation of financial institutions and markets and weaken the democratic institutions of the society, transfers the economic power from the right people to the wrong, increased unemployment as legitimate business companies fail to compete with operators operating through illegal money. Economic impact, loss of revenue to the government due which social services suffer, unpredictability of the economy increasing due to pumping of illegal money, threaten the stability of economy, destabilized economy of the country causing financial crisis, policy distortion occurs because of measurement error and misallocation of the resources. मैंने बताया ना कैलकुलेशन ही नहीं सही हो पाएगी. Discourages foreign investors, encourages tax evasion culture, results in exchange and interest rates volatility, contaminates legal transactions. Money laundering decreases the tax funds available for collection in the economy and by implication government's revenues. Committing the crime of money laundering transfers of economic power from the right people to the wrong. The good citizens and the government are dispossessed from their rights, making the criminals take the benefit to flourish in their criminality. Organized crime at the local level can flourish. It also leads to higher cost of doing business. Political impact, affects the government's capability to spend on development schemes, thereby affecting a large section of population who could have benefited from such spending. Policy distortions occurs because of measurement error and misallocation, वही दोबारा, and legislative bodies find it difficult to quantify the negative economic effects of money laundering on economic development and its linkages with other crimes, that is trafficking, terrorism, etc. तो ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी. एक था कि जाली करेंसी कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और दूसरा था मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला सिस्टम. मैंने दोनों आपको जोड़ करके आपस में पढ़ा दिए. आगे कभी कोई खबर सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा. अब आपको समझ आ गया कि PMLA इतना सख्त क्यों है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना ज़्यादा सख्त क्यों है, क्योंकि ये मिनेस बहुत खतरनाक है. ये सिर्फ छोटा सा काम नहीं, हवाला, इट्स अ वेरी डीप रूटेड सिस्टम इन द सोसाइटी. ओके, थैंक यू.